दिन भर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच करते हुए बाजार कारोबार बचा है। आखिरी 1.5 घंटा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और वीकेंड के पहले कहां होगी क्लोजिंग और क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइन एंड ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और अनिल जी से जानेंगे कि आखिरी 1.5 घंटे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इंडेक्स पर आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं, पर साथ ही आज कई सारे ट्रेडर्स फेवरेट में जो मुनाफा वसूली है उस पर आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो अनिल जी पहले तो बताएं आपकी बड़ी बातें क्या है। निफ्टी आप जिस तरह से देखना चाहें दीप वैसे देख लें। नीचे से देखेंगे तो आपको ऊपर दिखेगा 50-60 पॉइंट और ऊपर से देखेगा तो 75 पॉइंट नीचे नजर आएगा। 14,750 के आसपास सुबह सुबह हाई बनाया, जहां खुले उसके बाद वहां पर पहुंचे नहीं। शुरुआती मिनटों में ही 14,700 के आसपास आया और उसके बाद पूरे दिन भर 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 14,700 के नजदीक पहुंचने पर ऐसा लगता है कि अब तो गया, वहां से आता है सपोर्ट और 14,700 के करीब पहुंचने पर ऐसा लगता है कि अब तैयारी है भागने की और वहीं से मिलती है आपको रुकावट। यही हाल बैंक निफ्टी का भी है। 32,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 32,000 के सपोर्ट को अब तक होल्ड किया है और 32,500 के ऊपर टिके रहने में कामयाब नहीं हुआ। दिन के निचले स्तरों की तरफ बैंक निफ्टी जरूर है, ये कह सकते हैं आप। और सेंसेक्स अगर आप देखें तो सिर्फ 125 अंक नीचे, तो 1/4 से आधा % कमजोर है निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, लेकिन बैंक निफ्टी करीबन 1% कमजोर। तो कमजोरी की लीडरशिप आज फिर से बैंकिंग शेयरों से आती दिख रही है। रियल एस्टेट कमजोर है, मेटल सबसे ज्यादा कमजोर है और साथ ही ऑटो और आईटी शेयरों में बिकवाली होती हुई दिख रही है। एफएमसीजी इंडेक्स से आज सारा मिलता दिख रहा है और काफी दिनों की सुस्ती के बाद आज कमान पकड़ी है तेजी की। आईटीसी ने 4% की बड़ी मजबूती आईटीसी में होती दिख रही है और इंडेक्स को सहारा भी यहीं से आता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 125 अंक मजबूत है, लगातार हरे निशान में ट्रेड करता हुआ डाउ फ्यूचर्स और अपनी मजबूती को बढ़ाते हुए अब 150 पॉइंट के आसपास मजबूत। यूरोप भी 1/4 से आधा % की मजबूती के साथ ट्रेड करें। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत कोई ऐसे बुरे है नहीं। जो कुछ समस्या है, जो कुछ एक्शन है कमजोरी का, वो भारतीय बाजारों में है। एफआईएस की बिकवाली की वजह से, मूड माहौल थोड़ा सा कोरोना की वजह से खराब और उसके ऊपर 2 दिनों की छुट्टी के पहले हफ्ते का सेशन, वीकेंड सेशन, तो थोड़ी सावधानी, थोड़ी सतर्कता का माहौल इस वक्त आपको दिखेगा। जी दीप। बिल्कुल सर, तो थोड़ी सावधानी, थोड़ी सतर्कता का माहौल है। पर सर, जिस तरह से मेटल्स में आज बिकवाली हो रही है, थोड़े शुगर स्टॉक्स प्रेशर में आ रहे हैं, जितने भी रीसेंट रनअप के ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स थे वहां पर आप थोड़ा बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। कैसे समझे इसको? थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है या फिर बाजार एक नई तरह की पोजीशनिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है? क्योंकि आज इंडेक्स पर उतना बदलाव नहीं है जितना हम बाकी ये ब्रॉडर मार्केट प्लेस में एक्शन देख रहे हैं। दीप, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बाजार कंफ्यूजन वाला है। हालांकि ट्रेंड कमजोरी की तरफ साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हरे निशान में जब खुले तो हम यही बात कर रहे थे कि इतना ऊपर खुलने नहीं चाहिए, फ्लैट खुलना चाहिए था। लेकिन उसके बाद से आप देखिए तो लगातार रेंज बाउंड में रहे और लाल निशान में ही ट्रेड करते दिख रहे हैं। 14,700 के पार निकलकर हम टिके नहीं। शुरुआत में जो पहले हाफ में हमने हरे निशान में तेजी देखी, वो देखिए मिड सेशन में डिप आया, उसके बाद फिर से रिकवरी की कोशिश होती दिख रही है और बैंक निफ्टी तो फिर से डे लो की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है। क्लियर कट है ट्रेंड की। थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के उतार चढ़ाव को देखते हुए, एफआईएस की बिकवाली के बड़े आंकड़ों को देखते हुए, कोरोना के देश भर में फैलते हुए मामले, अब आप और मैं भले थोड़ा कम चिंतित दिखें कि चलिए मुंबई में हालत कम खराब है, लेकिन मुंबई में तो फिर भी शायद संभल जाए मेडिकल सर्विसेज को देखते हुए। लेकिन बाहर देश में जो हालत खराब हो रही है कोरोना को लेकर मेडिकल सर्विसेज की, तो वो चिंता की बात तो है ही है ना। और उसके चलते हुए देश भर में आगे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेंगे, तो ये सारी चिंताएं हैं जो वीकेंड सेशन के पहले आपको आसानी से तेजी करने नहीं दे रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो सपोर्ट आता दिख रहा है, अमेरिका के फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, पैनिक वाली बात है नहीं और इसीलिए आप निचले स्तरों से खरीदारी भी आते हुए देखते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा बाजार में है और थोड़ी सावधानी भरा हुआ। मेरा ये समझना है कि चूंकि वीकेंड सेशन है और जो माहौल है ग्लोबल मार्केट्स का, उसको देखते हुए हल्के रहने में समझदारी है। ओवरनाइट पोजीशन आप जितनी कम रखेंगे उतना बेहतर है, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ। क्योंकि अगर परसों तेजी वाले बड़े खुश हो रहे थे, मंदी वाले खुश हो रहे थे कि देखिए 200 पॉइंट एग्जैक्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है, आज तेजी वाले खुश हो रहे थे कि देखिए ऊपर दिख रहा है, खुला ऊपर आया नीचे। तो जो उतार चढ़ाव और वोलेटिलिटी है वो पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए ट्रेडिंग क्वांटिटी कम करें, पोजिशनल हो सके उतना कम करें और जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, आप शांति से बैठे रहें, आराम से। कहीं कोई हड़बड़ी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स में मोमेंटम स्टॉक आपने पसंद किया है तो प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक्स लेकर रखें, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। तो हल्का फुल्का करेक्शन बाजार में आना तय है, वो आ रहा है। तो ओवरऑल आपको सावधानी के साथ बने रहना है, ये ध्यान में रखिए। जी दीप।
बिल्कुल, तो सावधानी के साथ बने रहना है, थोड़ा ध्यान रखना है। बाजार उतार चढ़ाव वाला हो रहा है, डायरेक्शन चूज करने में मुश्किल हो रही है और वीकेंड सेशन फिर से आ रहा है, तो अपनी पोजीशंस जरा आप ध्यान से संभाल कर रखें। हाँ, आइए हमारे एक्सपर्ट्स भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी नजर कौन से स्टॉक्स पर बनी हुई है। पर उससे पहले आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स हैं, ये देख लेते हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज के लिए सिप्ला, एलएनटी, एस्कॉट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स अब भी आने हैं। पीएनबी पर फोकस रखिए ट्रिगर्स के लिहाज से। क्यूआईपी के फाइनल प्राइस और साइज पर जो बैठक हो रही है, फ्लोर प्राइस 35 रुपये 51 पैसे प्रति शेयर का तय किया गया है। ओबरॉय रियल्टी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी। केशोराम इंडस्ट्रीज नतीजे और पूंजी जुटाने पर एक बोर्ड मीट है। वहीं वेल्सपन इंडिया भी नतीजों के साथ बायबैक पर बोर्ड बैठक करेगा। एचपीसीएल 2500 करोड़ का बायबैक बंद होने जा रहा है। दाम 250 रुपये प्रति शेयर तय किए गए हैं। कल इंपॉर्टेंट नंबर्स कैश स्पेस के कुछ चुनिंदा है। आरती ड्रग्स, क्विक हील टेक्नोलॉजीज, ट्राइडेंट, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, इसके अलावा टेक्समेको रेल क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। और सोमवार का दिन वायदा बाजार में कोलगेट, फेडरल बैंक के नंबर्स आते दिखेंगे। बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड बैठक में सरकार को शेयर जारी करने पर एक फैसला करेंगे। रिलायंस पार्टली पेड शेयर की जो एक्टिविटी है उसकी 314 रुपये और 25 पैसे प्रति शेयर की पहली किश्त 17 मई यानी कि सोमवार से लेकर 31 मई के बीच जमा करनी होगी। साथ ही ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 200 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की ये एक्स डेट होगी। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 17 मई से लेकर 21 मई तक सीरीज 6 बॉन्ड्स जो हैं वो जारी होते हुए दिखेंगे। गोल्ड बॉन्ड भी अगले हफ्ते आपके लिए खुलने की तैयारी में 17 से 21 मई। अगर सोने में पैसा लगाना चाहते हैं आप, तो ये है सबसे बेहतरीन विकल्प। प्राइसिंग भी आपके सामने आती हुई नजर आएगी वीकेंड पर। आइए बढ़ते आगे, और उससे पहले क्लोजिंग शो में हमेशा की तरह पहला बिगुल वागले साहब के नाम, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। तो अनिल जी, आपकी कमेंट्री सुनने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं भी खुद क्लियर नहीं हूँ। क्योंकि इतना ऊपर खुला, अभी इतना नीचे है, दोनों तरफ के मूव आ रहे हैं, दोनों तरफ के स्टॉक मूवमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में पोजीशन खड़ा रखना बहुत, आपने सही कहा, डिफिकल्ट है। तो मैं एक काइंड ऑफ अ पेयर स्ट्रेटेजी देना चाहता हूँ। मुझे पहले बेचना है अपोलो टायर, जो अभी 209-209.50 के भाव पे है। 212 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने तोड़ा है। 212.80 का स्टॉप लॉस होगा। ऑन द डाउन साइड मुझे ये 200 रुपए के नीचे 195-196 तक मंडे तक जाते हुए दिखता है। और उसके सामने आईटीसी लेना है, जो हमने मॉर्निंग में 211 में बात की। अभी ये माहौल में 213, 13.5 है। शायद ये 212, 11.5 तक आ सकता है। वहां पर बाय करें, यहाँ पर बाय करें, वहां पर ऐड करें, इक्वल क्वांटिटी में दोनों ले। मुझे आईटीसी 210 ब्रेक होते हुए नहीं लगता। 209.5 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और नॉर्मली आईटीसी अगेंस्ट द मार्केट चलता है जब चलता है। तो 220-222 का टारगेट आईटीसी में होगा। अपोलो में 196 का टारगेट होगा। दोनों तरफ के मूव आप दोनों पोजीशन खड़ी रख सकते हैं। बिल्कुल रेयर डे है जब आईटीसी बाजार को आउट परफॉर्म करता है, पर आज तो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और कुछ दिन पहले 200 के लेवल के आसपास था। जोक्स बन रहे थे काफी कि आईटीसी कुछ नहीं कर रहा है, पर अब देखिए पिछले 2-3 दिनों में आपको अच्छी रैली दिखा चुका है। देखते हैं आईटीसी यहां से और कितना ऊपर जाता है। पर आईटीसी खरीदें, अपोलो टायर्स बेचें, यह है क्लियर स्ट्रैटेजी वागले साहब की तरफ से। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालें। वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण बताएं कौन से खबरें आज। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ कंपनी के नतीजे आए हैं। मुनाफा 554 करोड़ पे आया, जबकि 674 करोड़ का अनुमान था। हालांकि मार्जिन जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 21.3% से बढ़कर 22.1% पे आए हैं। 25 रुपये प्रति शेयर के कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। साथ ही साथ एक खबर इसको लेके ये भी आई कि इस कंपनी ने स्पुतनिक 5 की जो वैक्सीन है उसको भारत में लॉन्च कर दिया है। स्पुतनिक 5 की वैक्सीन की जो कीमत है 948 रुपीज प्रति डोज की तय की गई है। और स्पुतनिक 5 वैक्सीन पहले जो डोज है वो हैदराबाद में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है इस कंपनी की तरफ से। जिंदल स्टेनलेस घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आई है। 65 करोड़ के घाटे के मुकाबले 290 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। मार्जिन 7.2% से बढ़ के 13.9% पे आए हैं। मेनन बेरिंग, यहाँ कंपनी का मुनाफा 3 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ हो गया, यानी कि दुगना हो चुका है। और कंपनी की आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अनूप इंजीनियरिंग कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 8.5 करोड़ से बढ़ के 27.5 करोड़ पे आया है। कंपनी की आय भी दुगनी के आसपास हो चुकी है।
और कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। वेल्सपन इंडिया, इस कंपनी ने टारगेट के साथ काम करना फिर से शुरू कर दिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले इसने टारगेट के साथ अपना कामकाज जो है वो कुछ दिनों के लिए फिर बंद कर दिया था और अब इन्होंने कामकाज जो है इसके साथ फिर से शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर बहुत बड़ी न्यूज़ जो है इस कंपनी के लिए है। एल&टी इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन आर्म को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 2500 से 5000 करोड़ का। टाटा मोटर्स इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाला है 18 मई को। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा डिप्रेशन की एक दवा के लिए यूएसएफडी से इस कंपनी को मंजूरी मिली है। और आखिरी में पीएनबी 16 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर एक्शन है। एक्शन रहेगा एक स्टॉक में जहां पर बुलिश है, आई होप बुलिश ही हो, मतलब आजकल तो शॉर्ट कॉल भी आ रहे हैं, अभी वागले साहब ने दिया ही है अपोलो टायर, लेकिन कॉल है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से भी और किरण जी की तरफ से। तो दोनों के लिए बिगुल बैक टू बैक, पहले हिमांशु जी के लिए बिगुल बीटीएसटी और किरण जी के लिए किरण का कमाल। हिमांशु जी करें आप शुरुआत। अनिल जी, एक स्टॉक जो पहले मेरे रडार पर आया था वो उसमें थोड़ा मूव आ चुका है, तो मैं उसको स्किप करके यहाँ पर दूसरा स्टॉक जो मुझे अभी यहाँ पर पसंद है, आज का क्लियरली आउट परफॉर्मर है, स्टॉक है यूपीएल। अनिल जी, स्टॉक ने रिजल्ट्स के बाद शानदार ब्रेकआउट दिखाया है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरीज में चल रहा है और खराब बाजार में भी यहाँ पर अपने गेन्स को होल्ड करता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी करंट लेवल्स पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। 765 रुपए का अनिल जी फ्यूचर्स में भाव है। 750 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 780 और 790 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, किरण जी बताएं सर, आपने क्या चुना है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने चुना है बाटा, पर थोड़ा सा भाग गया है। मैंने जब आइडेंटिफाई किया था 1381-82 के आसपास था, अभी 1396 के आसपास आ चुका है। तो इधर खरीदी करें, थोड़ा सा नीचे आए तो वापस एक बार 85-88 के आसपास वापस एक बार खरीदी करें। बहुत ही अच्छे ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने। आपका स्टॉप लॉस 1375 का रहेगा और मेरा मानना है कि 1425, 1430 के टारगेट्स आपको मंगलवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए बाटा पर किरण जी की तरफ से। आइए अगला बिगुल आशु सर के लिए। आशु सर की तरफ से आ रहा है एक स्प्रेड। गुड आफ्टरनून सर, बताइए क्या है स्प्रेड इस पर? निफ्टी, बैंक निफ्टी, किस पर सर, या स्टॉक्स पर? अनिल जी, बैंक निफ्टी के मालिक आप हो, मैं तो निफ्टी में ही देता हूँ। तो अनिल जी एक रैशनल बता देता हूँ निफ्टी का स्प्रेड देने के लिए। अनिल जी देखिए, मार्केट में जो है जो मार्केट में करेक्शन आ रही है अनिल जी, जो परसों फ्राइडे को भी बात हुई थी, जितने हॉट सेक्टर थे जिनमें मतलब फार्मा, मेटल्स, उन्हीं में करेक्शन आ रही है और वो अभी कंसोलिडेट भी होंगे लेकिन वॉलेटाइल बहुत रहेंगे। तो मुझे लगता है कि उसमें हाथ जलेंगे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे और कहीं ना कहीं सबड्यूड है। बट हैविंग सेड दैट अनिल जी, जो नीचे निफ्टी में एक डिप आया है जो 2 दिन का आया और नीचे आज भी आया है, मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी में ऊपर की एक अपमूव आनी चाहिए। लेकिन उस अपमूव को प्लेन वनीला तो अनिल जी मैं कभी रिकमेंड करता ही नहीं, क्योंकि हाथ जल जाते हैं। बट थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है उस अपमूव के लिए। तो अनिल जी जो स्प्रेड है वो 14600 की इन द मनी कॉल लेनी है। 14600 की अभी चल रहा है अनिल जी निफ्टी कैश 655। तो अनिल जी 14600 की एक कॉल लेनी है, 165 जो भी भाव होगा, और 14850 की अनिल जी 250 पॉइंट ऊपर की 2 बेचनी है। तो अनिल जी इस स्प्रेड की कॉस्ट जो है वो 60 रुपए के आसपास आ रही है। अभी ये जो हमने क्लाइंट्स के लिए बनाया 60 रुपए की, अब शायद 62 रुपए की है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ अनिल जी, 14600 की एक कॉल लेनी है, 14850 की 2 बेचनी है। जिसको प्रीमियम पे कर रहे हैं अनिल जी वो 60 रुपए कर रहे हैं, और 60 रुपए मतलब अनिल जी 14660, और 14660 ही निफ्टी चल रहा है। तो अनिल जी अगले 4 दिन है हमारे पास। नीचे में 60 रुपए तो वैल्यू रहेगी क्योंकि आईवीज और बढ़ेंगी अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और ऊपर में अनिल जी ये सेफ है 15100 तक। अनिल जी ऊपर में फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेफ है 15100 तक। तो 14660 से लेके 15100 तक अनिल जी सारा प्रॉफिटेबल जोन है। और मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में 150-200 पॉइंट की रिकवरी आती है
जो 850-900 तक अगर ये 800 से 900 में जाता है, जो कि पीक प्रॉफिट एरिया होगा इस स्प्रेड का, तो इस स्प्रेड को अनिल जी इस व्यू से बनाना चाहिए। और जो व्यू है वो भी मैंने शेयर किया कि क्या है कि निफ्टी में बाउंस बैक आ सकता है, बट वो बाउंस बैक के लिए अनिल जी मुझे कॉन्फिडेंस कम है, और मतलब अगर प्रीमियम देना है तो लेना भी जरूर है अनिल जी ऊपर का बेच के। तो ये ट्रेड अनिल जी इस तरह से है। इसके अलावा भी अनिल जी और 2 ट्रेड हैं, आप जब कहेंगे तो वो भी दे दूंगा आपके पास, उसके लिए भी आता हूं, लेकिन एक बार कुणाल जी राकेश जी से भी कंफर्म कर लिया जाए क्या उनके लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजा जाए। बताएं बंसल जी। बिल्कुल अनिल जी, बिगुल की गुजारिश है। ओके, तो कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का स्पेशल बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है बाटा इंडिया पर, जिसको भी किरण जी ने कवर करा था। 20 डेज के हाइस के ऊपर निकला है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो बाटा में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक मेजर सपोर्ट से स्टॉक ऊपर गया है और उसके बाद अब एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, तो बाटा में खरीदारी करें। बहुत कम पॉकेट्स ऐसी हैं जो कि इस मंदी में भी आउट परफॉर्म कर रही हैं, और उसमें से एक स्टॉक बाटा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखें 1360 पर, 1360 पर एक स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट 1430 रुपए का 1430, दूसरा टारगेट 1460 1460 रुपए का, तो 1430 1460 के टारगेट के लिए बाटा में खरीदारी की राय। 1430 और 1460 के टारगेट के लिए खरीदारी कर रहे हैं। बाटा सबके रडार पर आता हुआ दिख रहा है, अभी अभी पसंद किया था किरण जी ने भी। यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, यह है राय आपके लिए। आशु सर के पास चलते हैं, और आशु सर की कुछ और कॉल्स भी हैं। सर बताइए, और कौन कौन सी कॉल्स हैं आपके पास? अनिल जी देखिए, अभी आई है। वैसे तो मैं आज सारा दिन अनिल जी जो क्लाइंट से बात हो रही थी, तो मेरा भी व्यू वागले जी वाला ही था कि कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन में कोई काम नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन के साथ साथ अनिल जी कन्विक्शन और डिसाइसिव व्यू नहीं स्टॉक में बन रहा। जैसे ग्लेनमार्क से लेके सारे स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, मेटल्स में भी हुआ, तो अभी लगता है कि मार्केट ना साइडवेज रह सकती है, लेकिन आपके हाथ में नहीं आएगी। तो इसलिए अनिल जी बहुत लिमिटेड व्यू था। बट अभी अनिल जी 2 व्यू हैं, और वो दोनों ऑप्शन के थ्रू हैं। एक बाइंग है और एक कॉल की बाइंग है और एक पुट की बाइंग है। जो कॉल की बाइंग करनी है अनिल जी इस करेक्शन के बाद, मुझे लगता है कि एक वापस मूव JSW स्टील में जो एक वो बाउंस आता है ना, क्योंकि वॉलिटिलिटी इस तरह की होती है, बाउंस लेता है, आ सकता है। तो अनिल जी 720 की कॉल, 26-27 रुपए का रेट चल रहा है, 27 रुपए का, 720 की कॉल लेनी चाहिए अनिल जी JSW की। और इसका स्टॉप लॉस होगा अनिल जी अगर JSW 690 तोड़ता है फ्यूचर, तो इसका ये कंडीशन है कि वो अपने आप में उसका भाव नहीं देखना। 690 अगर JSW स्टील तोड़ता है तो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अदरवाइज अनिल जी वो 27 रुपए के आसपास 720 की कॉल है और उसको लेना चाहिए। और अनिल जी पुट लेनी है बंधन बैंक की। अनिल जी बंधन बैंक प्लेन वनीला सेल भी दे सकता हूं, मुझे वैसे फाइनेंशियल बेचने में कुछ नहीं लगता, लेकिन बंधन बैंक की अनिल जी 280 रुपए की पुट ले लें, जिसका भाव शायद 10 रुपए चल रहा है, स्टॉप लॉस 5 रुपए। तो मुझे लगता है अनिल जी ये जिस तरह से बंधन बैंक में गिरावट आई है, ये जैसे जैसे महीने का एंड आता रहेगा ये और नीचे के स्तर देख सकता है, तो बंधन बैंक में और गिरावट आ सकती है। तो अनिल जी ये पेयर ट्रेड है, एक कॉल बाय करनी है और एक पुट बाय करनी है। अनिल जी 2 अपडेट्स हैं। बेसिकली एक अपडेट है अनिल जी के HCL टेक जो फ्राइडे को जाते वक्त दिया था 904 रुपए के 5 रुपए के आसपास और 695 के स्टॉप लॉस से अनिल जी वो एक सेकंड सॉरी अनिल जी, हाँ 895 के स्टॉप लॉस से 904.5 पे दिया था, वो अनिल जी 905.6 का भाव चल रहा है। उस स्टॉप लॉस से बने रहे। HCL टेक में अभी रेजिलियंस है, ये चल सकता है और चलेगा भी, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है 895 का। तो HCL टेक के स्टॉप लॉस से अनिल जी बिल्कुल बने रहे और वो कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेड को। ओके, HCL टेक पर यह है आपके लिए राय बने रहने की इस वक्त आती हुई दिख रही। थोड़ी देर में जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। जैन साहब आपको अक्षय तृतीया के मौके पर एक विशेष पिक देने की तैयारी में भी है। जैन साहब से भी हम करेंगे मुलाकात, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे सेठी साहब भी थोड़ी देर में, उनसे भी करेंगे बातचीत, और वो भी आपको कुछ बेहतरीन पिक देने के लिए है तैयार। आइए, सिप्ला के आने वाले हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के लिए देवांशी है हमारे साथ तैयार। जान लेते हैं रिजल्ट्स का पूर्वानुमान। देवांशी बताइए कैसे रहेंगे सिप्ला के रिजल्ट्स?
बिल्कुल सर, आप देखिए सिप्ला के नतीजे इस बार काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी इस बार दवा कोविड से जुड़ी हुई है उनकी जो बिक्री है वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है, और इसी के चलते जो घरेलू बाजार है वहाँ पे हम डबल डिजिट ग्रोथ देखने का अनुमान कर रहे हैं। करीब 12 से 16% तक की जो ग्रोथ है वो घरेलू बाजार में देखने मिल सकती है। इसके अलावा अगर यूएस बाजार देखें तो वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। छोटा बेस था, और साथ ही हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो आने वाले समय में जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उसके चलते भी थोड़े से गेन्स देखने मिल सकते हैं। तो 20% से ज़्यादा की जो गेन्स है आपको वहाँ देखने मिलेंगे। इसके साथ ही कई नई दवा हैं जिसकी बिक्री काफ़ी अच्छी होती हुई दिखी है, वहाँ से सहारा मिलता हुआ दिखेगा। खर्चों में कटौती हुई है जिसके चलते मार्जिन इस बार अच्छे आते हुए दिखेंगे, और इसी के चलते आप देखिए जो आय है इसमें 18% से लेकर 20% तक की ग्रोथ देखने मिलेगी। मार्जिन इस बार करीब 22 to 23% रह सकते हैं 15% के सामने, और जो मुनाफा है उसमें एक बड़ा जंप आपको देखने मिल सकता है इस बार टैक्स के चलते। तो नज़र रहेगी कि आने वाले समय में इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वहाँ पे क्या है, और साथ ही जिस तरह से कोविड की जो दवा है उस पोर्टफोलियो में कितनी ज़्यादा बिक्री होती हुई दिखी है। आने वाले समय में क्या योजना है कंपनी की, इन सब पर फोकस रहेगा, कमेंट्री पर नजर रहेगी। ये है आपके लिए सिप्ला के रिजल्ट से पहले का माहौल। आइए रिजल्ट के पहले क्या कुछ एक्शन हो सकता है सिप्ला में। किरण जी चार्ट देखिए और बताइए अपनी राय, क्या करना चाहिए सिप्ला में। अनिल जी, सिप्ला का चार्ट अभी साइडवेज ही है। 920 जो आज का हाई भी है वही एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बैरियर है। ये एक बार निकल जाए तो ही इस स्टॉक में एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी, नहीं तो मुझे लगता है कि 880 से लेके 920 ये बड़े रेंज में पिछले 6-7 ट्रेडिंग डेज से ट्रेड करता नजर आ रहा है, वो कंटिन्यू होता नजर आएगा। पर 920 के ऊपर बिल्कुल बाय करने की सलाह होगी। ओके 920 के ऊपर बाय करें, 920 निकल जाने दे उसके बाद आप करें। आइए अगला बिगुल है स्पेशल पिक का। ये बिगुल है हिमांशु जी के लिए स्पेशल पिक। बताएं सर। अनिल जी, स्पेशल पिक से पहले एक कॉल है BTST, वो है CDSL में। अनिल जी, एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ नजर आया है, और अनिल जी इनफैक्ट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न्स है ब्रेकआउट पकड़ने के लिए। यहाँ पर अनिल जी एक इंट्राडे चार्ट्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि राइट शोल्डर के अंदर विद इन अपने आप में एक छोटा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। इसकी पैटर्न की अनिल जी रिलायबिलिटी काफी ज्यादा होती है, और मेरा ऐसा मानना है कि जिस जगह पर ये ब्रेकआउट हो रहा है मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो CDSL अनिल जी 825-827 का करंट भाव है। यहाँ पर इसको पोजिशनल नजरिए से खरीदने की राय रहेगी। 2 से 4 दिन के नजरिए से 805 रुपए के नीचे का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। मेरा मानना है अनिल जी यहाँ पर 880 से 900 रुपए तक के टारगेट CDSL में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ अनिल जी अब मैं आपको जो मेरी एक स्पेशल पिक है वो यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। अनिल जी ये स्टॉक है डेयरी सेक्टर से, और हमने देखा कि ऑफ लेट जिस तरह से भी यहाँ पर पहले शुगर, उसके बाद एग्री कमोडिटीज, और अब जाके डेयरी स्टॉक्स में भी यहाँ पर अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। एक स्टॉक अनिल जी कैश स्टॉक है जो कि मुझे काफी पसंद है यहाँ पर, वो है उमंग डेयरीज। लगभग 65-66 रुपए का अनिल जी करंट भाव है स्टॉक का, और स्टॉक ने अनिल जी आज एक रेजिस्टेंस जोन जो 66-67 रुपए का था इसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार है। कंजर्वेटिव साइड 95 से 100 रुपए तक के टारगेट्स उमंग डेयरी में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है अनिल जी। थोड़ा सा छोटा काउंटर है, तो यहाँ पर कोई भी गिरावट अगर मिलती है 65-64 रुपए तक, तो वहां पर पोजीशन को एक्यूमुलेट करने की सलाह है। 58 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अनिल जी मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर यहाँ पर 95 से 100 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से 2 पिक्स। CDSL यहाँ पर खरीदारी करके चले, और आज सुबह CDSL की बात सेडानी साहब भी कर रहे थे। उनकी अक्षय तृतीया की स्पेशल पिक थी, 950 के टारगेट्स देखे गए। हिमांशु भी 900 तक के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, और साथ ही उमंग डेयरी यहाँ पर भी खरीदारी करके चले। ट्रिपल डिजिट स्टॉक ये काउंटर बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक्स पर नजर है, पर आइए कुछ नतीजों का भी इंतजार है। सीमेंस के तो आए शानदार नतीजे मिड वीक पर। आज कैपिटल गुड्स की सबसे बड़ी कंपनी L&T के आने वाले हैं नतीजे। आज सुबह इन्होंने कुछ बड़े ऑर्डर्स भी जीते थे। तो आइए एक बार कुशल से जानते हैं कि किस तरह के रह सकते हैं L&T के नतीजे। कुशल बताएं।
दीपांशु, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जीक्यूशन जो है वो बढ़िया होती हुई नज़र आई है और उस वजह से कंपनी की आय में करीब 8% की बढ़त के साथ करीब 47,900 करोड़ रुपए का हम अनुमान करके चल रहे हैं कि इनकी रेवेन्यू क्लॉक इन करेंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी का जो मार्जिन्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है। 11.5% 11.6% की रेंज में ही इनकी जो मार्जिन्स हैं सालाना आधार पर आती हुई दिखेंगी और मुनाफा कंपनी का 3% बढ़कर करीब 3300 करोड़ रुपए का रहेगा। इंपॉर्टेंट इसमें 3-4 फैक्टर्स रहेंगे। एक तो जो इनके ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स हैं वो कितने ये जीते हैं, पूरे सालाना आधार पर कितनी ग्रोथ रही है। हमारा अनुमान करीब 13% की गिरावट का है, पर कुल जो ऑर्डर बुक है वहां पर करीब 10% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही FY22 के लिए जो ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस ये देते हैं वहां पर हमारी नजर रहेगी और कंपनी की वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो पर किस तरह की कमेंट्री आती है ये देखना जो है हमारे व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एल&टी का ये है अनुमान आपके लिए। स्टॉक्स हैं भरपूर एक्शन में इस वक्त, लेकिन भरपूर एक्शन में स्टॉक सरकारी बैंक भी, और आशीष सर बात भी कर रहे थे कि सरकारी बैंकों में तेजी करनी चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया देखिए आपके सामने लेकर आते हैं, क्या गजब का मूव आता दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया कमाल का एक्शन दिखाता हुआ नजर आएगा आपके सामने, और बाकी सरकारी बैंकों में भी आप देखेंगे तो जबरदस्त एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। आशीष सर, सरकारी बैंकों पर क्या राय और कोई खरीदने का मौका है किसी स्टॉक में? नहीं अनिल जी, शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है कि मैंने तेजी की राय नहीं दी थी। आपने मुझसे 2 दिन पहले पूछा था तो मैंने कहा था अनिल जी इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा 85 से 90 आएगा और इस बार 45 PNB आएगा। तो पुराने फंसे हुए लोगों को बिल्कुल निकालना है अनिल जी। पिछली एक बार उस मूव में पार्टिसिपेट करने के बाद गलती हो गई है अनिल जी। बैंक ऑफ बड़ौदा PNB कैन बैंक में ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पिछली मूव्स में भी हमने पार्टिसिपेट भी किया था, पैसे भी बने थे और अच्छा मूव आया था, लेकिन अनिल जी कहीं ना कहीं ऊपर जाके फंस जाते हैं। तो अनिल जी जो सब परसों भी कॉल चल रही थी तो मैं कह रहा था इस बार 85-90 बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाए, 45 रुपये PNB आ जाए, तो मैं पुराने जितने लोगों को क्लाइंट्स का जो बचा हुआ है वो निकालने की कोशिश करूंगा अनिल जी। अभी नया मन PSU बैंक्स में लेने का नहीं है, इनफैक्ट फाइनेंशियल्स में ही नहीं है अनिल जी। ये जो कोविड का जो रेपरकशन है मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स पे आएगा और ये इफेक्ट धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अब तो अनिल जी बाकी मार्केट पे भी आ रहा है। तो अब जो अनिल जी मुझे लगता है कि जो कंफर्ट ट्रेड है वो इंडेक्स में ज्यादा है, जैसे मैंने स्प्रेड दिया रिस्पेक्टिव स्टॉक्स में थोड़ा सा अभी एज ऑफ नाउ एज इज वेरियस बेसिस पे व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू थोड़ा सा कम है अनिल जी। कोई डिसाइसिव व्यू नहीं है, बट पर्टिकुलरली अनिल जी ये जो पॉपुलर बैंक्स हैं इनमें तो अनिल जी मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा हूँ, नया जो पिछले 2-3 महीने का ट्रेड है ना उसी में फंसे हुए हैं। इसमें अनिल जी नॉट जस्ट PSU बैंक्स, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी। तो अनिल जी अब वो 185 में अच्छा लगे, 195 में लगे, अब कुछ नहीं करना। जो 225-30 वाले लोग फंसे अनिल जी वो निकलेंगे, निकालने के लिए बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है अनिल जी। चलिए, तो ये है आपके लिए सरकारी बैंकों में राय। आइए सेठी साहब जुड़ने की तैयारी में और देंगे आपको सेठी साहब अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स और साथ ही 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी आ रही है। लेकिन उससे पहले जैसा कि जैन साहब ने वादा किया था सुबह एक बार तो अपने 9:30 बजे जेम्स दे ही चुके, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अक्षय तृतीया पर एक और देना चाहता हूं। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। बाद में उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा हूं तो एक क्लोजिंग शो में एक और जेम्स। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो आने दीजिए। तो जैन साहब के जेम्स आज स्पेशल, और जैन साहब की शर्ट देखिए, वाह क्या गजब की शर्ट पहनी है, और मतलब एकदम आज वीकेंड वाले मूड में है। कल भी छुट्टी और कल भी छुट्टी, दोनों तरफ छुट्टी के बीच में ये जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें एक और जेम्स जैन साहब की तरफ से अक्षय तृतीया के खास मौके पर। स्वागत है जैन साहब आपका, बताएं सर स्पेशल पिक जेम्स शेयर। ये अनिल जी आज जबरदस्त दिन था और आज सबसे बढ़िया बात है हमारा जो एक घिसा पीटा जो आइडिया था ITC वो भी आज चला हुआ है, तो दिन वाकई में बढ़िया है। दूसरा जो आज एक कोठारी पेट्रो दिया था वो सर्किट लगाया हुआ है, और हेस्टर बायो 18-19% है, बस 10-20 रुपए और चल जाएगा तो वो भी शायद सर्किट लगाई देगा। तो मेरी इच्छा थी कि आज हैट्रिक लगाया जाए, तो इसलिए कोशिश की कि एक बेहतरीन कंपनी और निकाल के लाया जाए, और वो है तीसरी जो कंपनी आज के अक्षय तृतीया की 3 जो जेम्स दिए हैं उसमें से तीसरा जेम है आज का रोजेल इंडिया, ROSSELL इंडिया लिमिटेड। एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है मैंने चैनल चेक्स भी किए हुए कि इनके चाय बागान है, एक्चुअली अच्छे खासे आसाम के साइड में इनके चाय बागान है। 27 साल पुरानी कंपनी और काफी सारे इन्होंने एक्वायर किए बागान, और 7 इनके जेम्स है। ये खुद भी अपने बागान को एक एस्टेट को ये ज्वेल बोलते हैं। इनके जो मैनेजमेंट का जो मैंने पढ़ा
और जबरदस्त क्वालिटी कंपनी है और जो इनके बागान की क्वालिटी है एज कंपेयर टू अदर्स काफी बढ़िया है, तो इसलिए स्टॉक और भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात है रोजेल इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, 2 डिवीजन और भी है इसके, एरोस्पेस और डिफेंस के, तो वहां पे भी अच्छा कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, 11 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है और पिछले 3 साल के सेल्स की ग्रोथ है 23-24% और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ है 95%। अगर 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 46-47%। जून, सितंबर और दिसंबर 2020 के तीनों ही क्वार्टर जबरदस्त थे। सितंबर 19 में 28 करोड़, सितंबर का क्वार्टर जनरली इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया रहता है, उसके सामने सितंबर 2020 में 39 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। दिसंबर 2020 में 19 में 2 करोड़ के सामने दिसंबर 2020 में 7 करोड़ का पैट। सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे हाईएस्ट एवर टॉप लाइन और बॉटम लाइन ये कंपनी ने कमाया है। तो 400 करोड़ की कंपनी है, 440 करोड़ रुपए की, 37-38 करोड़ का पैट है। सो मुझे बहुत बढ़िया लगता है और ये सारे फंडामेंटल्स को मैं देखता हूं तो मुझे ये स्टॉक काफी एंटाइज, काफी अट्रैक्ट करता है और मेरे हिसाब से अच्छा खासा ये टारगेट अपना अचीव कर सकता है और अच्छे कुछ नामचीने इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है। तो इलारा जैसा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का 7.29% इसमें इक्विटी है। सो और प्लस पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी देखा तो 1% से ज्यादा वाले में भी कुछ रिनाउंड नेम है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करें। और देखिए ऑलरेडी चाय, चीनी, चावल ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो कमोडिटी स्टॉक्स आर डूइंग वेल। सो आई थॉट कि एक ऐसा स्टॉक निकाला जाए तो इसका आराम से जो टारगेट है 160 से 70 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए इन लेवल्स पे। ओके तो 160-170 के टारगेट के लिए रसेल इंडिया यहां पर करे खरीदारी। ये है जैन साहब का एक और फेवरेट स्टॉक का जो कमाल करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में भी और आगे भी। ये स्टॉक 15%, 16% का दमदार उछाल रसेल इंडिया में आता हुआ दिख रहा है। और इस बीच थोड़ी देर पहले अभी जिस एक और स्टॉक का जिक्र किया था हिमांशु जी ने, उमंग डेयरीज, वो भी 20% का ऊपरी सर्किट लगकर अब 16% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 74 रुपए 20 पैसे का हाई बनाकर यहां पर अब भी 71-72 रुपए की रेंज में ट्रेड होता दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक कैश मार्केट में एक्शन भरपूर है, ऐसे में सही वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी हम बाद में ले लेंगे, तो पहले सेठी साहब का करते हैं स्वागत। स्वागत है सेठी साहब आपका। गुड आफ्टरनून, बताएं सर आज क्या है कॉम्बिनेशन? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, आज जो भी एक्शन है वो कैश मार्केट के स्टॉक्स में है, तो दोनों स्टॉक्स कैश मार्केट के हैं, दोनों में खरीदारी करनी है। दोनों कैश के, क्या बात है, शुरुआत कीजिए सर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का, एक एमएनसी फार्मा कंपनी है, कंपनी का नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, जो कि अभी 1520 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक लीडिंग एमएनसी फार्मा कंपनी है जिसके यूके बेस्ड पेरेंट है। ये एक ग्लोबल पावर हाउस है वैक्सीन का, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मेकर है विद 30 वैक्सीन अक्रॉस 160 कंट्रीज। बहुत ही दमदार इसके फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26.6%। एक जीरो डेट कंपनी है। दिसंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे बेहद ही दमदार थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 156 करोड़ का, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में करीबन 661 करोड़ का लॉस था। हो सकता है कुछ उसमें एक्सेप्शनल आइटम होंगे, बट ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। 75% प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 1575 तक के लेवल अचीव कर सकता है। 1495 का स्टॉप लॉस। ओके 1495 के स्टॉप लॉस के साथ 1575 के टारगेट के लिए ग्लैक्सो फार्मा में करें खरीदारी, या जीएसके फार्मा, ये है वो दमदार स्टॉक जहां पर तेजी करें। फार्मा स्टॉक्स तो मजबूत वैसे भी है ही, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और उसके ऊपर अगर क्या बात है ये एक्शन बन जाए तो कहने क्या। आइए तो सेठी साहब की पसंद का पहला शेयर। सेठी साहब दूसरा स्टॉक भी चूंकि आपने कहा कैश मार्केट का ही है, बताएं सर कौन सा है शेयर? अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो जब बोलूंगा तो आपको भी खुशी होगी। स्टॉक का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि अभी 205 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले आपने भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करा था। ये एक आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है, जिसका 33 देशों में कारोबार है। कंपनी पावर जनरेशन के कारोबार में भी है और हाल ही में इन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली अपना एक्सपेंशन किया है। एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है स्पेशलिटी ग्रेड कार्बन ब्लैक बनाने का, जो कि
फरवरी में ऑपरेशनल हो गया, फरवरी 2021। और ये जो स्पेशलिटी ग्रेड कार्बन है, ये रब एप्लीकेशन आता है, इसका काम आता है फाइबर में, प्लास्टिक्स में, कोटिंग और केबल्स में। और इसके अलावा इन्होंने ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया है, कर रहे हैं तमिलनाडु में, जो कि ऑन ट्रैक है और वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। एक दमदार कंपनी है, डिविडेंड दिया लास्ट ईयर 7 रुपए का, तो डिविडेंड यील्ड अराउंड 3.5% के करीब होती है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है सिर्फ 13 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%। मार्च क्वार्टर के नतीजे बेहद दमदार थे, पैट में 75% की ग्रोथ दर्ज करी है ईयर ऑन ईयर, 72 करोड़ से बढ़ के 127 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया। मुझे यह स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है 220 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है और 195 के स्टॉप लॉस रखने। 195 का स्टॉप लॉस और 220, और आपने सही कहा सेठी साहब, मेरी पसंद का भी स्टॉक रहा है, मैंने भी रिकमेंड किया। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, ग्लोबली 2 दिनों से थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट्स हिले हुए हैं, मेटल्स वेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है, आयरन ओर के दाम नीचे हुए हैं, इवन शुगर 7-8% गिरा है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसकी वजह से आप ये सारे कमोडिटी शेयरों में प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन कार्बन ब्लैक ये वो कमोडिटी है जो पिछले 2 दिनों में बिल्कुल भी नहीं गिरा है। इनफैक्ट थोड़ा 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर है, उल्टा और उल्टा ऊपर है। तो कार्बन ब्लैक के दाम उल्टे ऊपर हैं। एकमात्र कमोडिटी, शायद मैं कह सकता हूं एकमात्र नहीं तो कम से कम मेरी नॉलेज में एकमात्र कमोडिटी है जो पिछले 2 दिनों में भी गिरी नहीं। तो ये ताकत दिखाता है कि कार्बन ब्लैक की प्राइसेस में कितनी स्ट्रेंथ अभी भी है। जब ग्लोबली सारी कमोडिटीज करेक्ट हो रही है तब भी ये स्टॉक बेहद मजबूती के साथ टिका हुआ है और 220 रुपए के टारगेट के लिए एक बार जल्दी से इस पर टेक्निकल चेक भी ली जाए। हिमांशु जी जरा चार्ट देखिए, फिलिप्स कार्बन ब्लैक कैसे दिख रहे हैं? जी अनिल जी चार्ट्स पॉजिटिव हैं, चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। स्टॉक ऊपरी लेवल्स को टेस्ट करने के बाद पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। स्टॉक ने अपने 50 दिन की मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने के बाद आज यहां पर 207 रुपए के ऊपर अनिल जी जो ब्रेकआउट दिया है वो चार्ट पर काफी पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि जिस हिसाब से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आता हुआ देखने को मिला है, वापस से स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है। पहला टारगेट अनिल जी शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 220 रुपए तक का रहेगा स्टॉक में, और उसके ऊपर अगर अनिल जी स्टॉक निकलता है तो वापस से मुझे लगता है कि जो इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 240-245 रुपए के वो टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिखा है और यहाँ से भी और बढ़िया मोमेंटम आपको बनते हुए दिख सकता है। नजर रखेंगे इस काउंटर पर आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय बाजार पर उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, कल शाम को 3 दिन की गिरावट के बाद हमने यूएस में रीबाउंड देखा और वो रीबाउंड वापस मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। सुबह से ही पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर्स और फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 225 अंकों की तेजी के साथ 34,100 के पार। तो डाउ फ्यूचर्स है मजबूत, नैस्डैक फ्यूचर्स या फिर नैस्डैक जहां पर भारी गिरावट वैसे तो हुई थी वहां पे भी अब रिकवरी के संकेत हैं और 1% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। सर, जहां तक यूरोप के बाजारों का सवाल है, पॉजिटिव एक्शन ही बन रहा है। कल भी ग्लोबल गिरावट में यूरोप के बाजार ठीक ठाक रहे और आज आपको अच्छी पॉजिटिविटी ये दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एशिया में पॉजिटिव एक्शन था, 2.5% ऊपर जापान, 2.25% ऊपर चाइना और चाइना और हांगकांग भी 1% ऊपर बंद हुआ। और यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है सर, जो 1.5657 से बढ़कर 1.68 तक आ गई थी, आज वो वापस गिरकर 1.63 पर है, तो थोड़ी राहत वहां से भी आ रही है। बताएं सर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से दीप, देखिए वीकेंड सेशन है और जिस तरह का मूड माहौल है, जितना पोजीशन हल्की रखे उतना बेहतर है। 14,700 एक निर्णायक लेवल है निफ्टी के लिए। मैं आपको बता दूं 14,700 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं और 14,700 के कॉल्स पर 21 लाख शेयर हैं, 31 लाख शेयर, माफ कीजिएगा। तो 14,700 के ऊपर बंद हो तो ही ठीक है, अगर 14,700 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी सी रिस्क है मार्केट के लिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक बार देखते हैं, अगर आखिरी आधे घंटे में 3:05 के पहले हम 14,700 के पार निकल कर टिक जाए और 14,725 के आसपास की क्लोजिंग दें, तब तो ठीक है कि हम इतने बुरे नहीं है वीकली क्लोजिंग के बेसिस पर। अगर 14,700 के नीचे हम बंद होते हैं तो फिर थोड़ी सी समस्या वाला मामला है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपके लिए क्लोजिंग के लिहाज से है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि एक और आप देख सकते हैं कि अमेरिकी बाजार बड़े मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 250 पॉइंट ऊपर डाउ है, तो जाहिर सी बात है कि सोमवार को गैप से ऊपर खुलने की संभावनाएं भी रहती, शायद इसी वजह से निफ्टी थोड़ा ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो आज आप जो भी पोजीशन रखें, या तो आप रेंज मानकर चलें नीचे 14,700
14,500 ऊपर 14,900, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का आपको रिस्क मैनेज करके चलना है अगर आपकी कोई भी पोजीशन है तो। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 32,000 और 32,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन दोनों ही के बीच में बना हुआ है। 32,500 के पार निकल कर टिकेंगे इसकी संभावना कम है, क्योंकि वहां पर कॉल राइटिंग ज्यादा होकर रखी है। मेरा ये समझना है कि शायद कहीं कहीं हम 32,300 32,350 के आसपास, 32,275 से 32,350 के बीच में कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करें बैंक निफ्टी पर। और निफ्टी पर अगर 14,700 के पार निकल कर टिक गए तो 14,725 के आसपास, नहीं तो 14,635 14,650 के आसपास की क्लोजिंग की रहेगी। तो जो भी करें पहली चीज ऑप्शन के जरिए करें, पोजीशन हल्की रखें, फ्रेश पोजीशन बनाने की राय यहां पर नहीं है। ओके, तो फ्रेश पोजीशन अब बनाने की राय नहीं है। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव संकेत जरूर दे रहे हैं, बट बाजार का मूड माहौल देखते हुए अब यहां पर फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया जाए, ये आपके लिए क्लैरिटी है। चलिए, नजर रहेगी जिस तरह का एक्शन इस समय बाजार पर बन रहा है। पर कुछ और नतीजों का इंतजार है। कोलगेट, इसके नतीजे आने वाले हैं। थोड़ा स्टॉक भी उससे पहले एक्शन में आते हुए दिख रहा है। एक बार वरुण से जान लेते हैं किस तरह के रहेंगे कोलगेट के नतीजे। वरुण, बताइए। देखिए, कोलगेट के नतीजे तो काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। एक तो लो बेस का साइज से बात है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि इस कंपनी की जो 96% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो एसेंशियल्स में आता है। तो भले लॉकडाउन हो नहीं हो, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स तो बिकने हैं और उसी का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफी बेहतर रही है। इस कंपनी ने काफी सारे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी किए हैं, उसका फायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। इसके चलते कंपनी की जो रेवेन्यूज है करीब 17.5% के आसपास बढ़ेंगे। लेकिन इससे ज्यादा बढ़ोतरी आपको दरअसल इस कंपनी के मार्जिन में देखने मिलेगी। 24.5% से बढ़कर 29.8% पे आएंगे। ये क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए थे। साल दर साल अगर आप देखें तो करीब 4 से 5% के आसपास इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो चुके हैं, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। मुनाफा करीब 22.5% बढ़ेगा, 250 करोड़ के आसपास से आ सकता है। और वॉल्यूम का फिगर भी बताता हूँ, पिछले साल इस क्वार्टर में 8% के वॉल्यूम डिक्लाइन देखने मिला था, तो लो बेस के चलते वॉल्यूम में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। तो नतीजे काफी बेहतरीन रहेंगे। बिल्कुल, नतीजे तो कंपनी के बेहतर रहने वाले हैं, ये तो क्लैरिटी है। और देखते हैं लो बेस से फिर उछलकर किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ भी कंपनी से आती है। स्टॉक नतीजों से पहले पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखा रहा है। 100 रुपए की तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर पर आइए कुछ कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ तैयार हैं। पहले चलते हैं हिमांशु जी के पास, BTSTT। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, आज सरप्राइजिंगली जो सपोर्ट है बाजार में, जो मूव है वो बाजार के दिग्गज से काफी दिनों के बाद यहां पर आते हुए नजर आई है। और मैं बात कर रहा हूं दीपांशु जी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। एक अच्छा कंसोलिडेशन 1910-1915 के लेवल्स के बाद स्टॉक आज सुबह से ही थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया है। और अभी एज वी स्पीक जैसे 1930-1935 का रेजिस्टेंस स्टॉक ने पार किया है, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 1960 और 1980 के टारगेट्स के लिए तैयार है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर काफी फेवरेबल है। काफी दिनों की एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक रेंज से निकला है। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है। 1940 रुपए के आसपास का फ्यूचर का भाव है। 1924 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1965 और 1980 के दो टारगेट्स खरीदारी करके चला जा सकता है। और इसको ऑप्शंस के जरिए भी दीपांशु यहाँ पर प्ले करने की सलाह रहेगी। 1940 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 38 रुपए के आसपास काम कर रही है, वो भी खरीदारी यहाँ पर करके चला जा सकता है 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर 65 से 70 रुपए तक के टारगेट्स मंडे तक सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज या तो फ्यूचर्स खरीदें या 1940 का कॉल, बट स्टॉक आपको मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है। थोड़ा रोटेशन हो रहा है और अब लग सकता है कि बाजार को रिलायंस सपोर्ट देने की तैयारी में भी आते हुए दिख सकता है। एक बिगुल आशु जी के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, जैसे अभी बात हो रही थी कि सपोर्ट दिग्गज से मिल रहा है, तो रिलायंस के बाद जो दूसरा दिग्गज है पुराना वो है L&T। L&T के नतीजे भी हैं। तो दीपांशु, L&T में जिस तरह से मूवमेंट बनी है, मुझे लगता है इसके नतीजे वैसे भी अच्छे आने ही चाहिए। और लेकिन इसको L&T को लेने के 3 तरीके हैं।
मतलब अगर रिस्की ट्रेडर है वो एल का फ्यूचर ले ले, 1423-24 में मिल रहा है 1400 के स्टॉप लॉस से, लेकिन रिजल्ट है, रिजल्ट में ऊंच नीच होती है तो बहुत उलट पुलट हो जाता है दीपांशु, जो हमने देखा है। दूसरा तरीका है 1400 की कॉल ले लें, 52-53 रुपए की कॉल है, 1400 की प्लेन वनीला कॉल ले सकते हैं, ये मॉडरेट तरीका है। और तीसरा तरीका है किसी को बहुत सेफ चलना है तो 1400 की एक कॉल बाय करें, 1460 की एक कॉल सेल करें, इसकी कॉस्ट आएगी दीपांशु 26-27 रुपये। ये मेरा फेवरेट तरीका है। 1400 की कॉल एक बाय करें, 53-54 रुपये का भाव है, 1460 की एक कॉल सेल करें जिसका भाव है 27 रुपये, तो इसकी कॉस्ट आएगी आपकी 26 रुपये 27 रुपये। 26-27 की कॉस्ट मतलब 1426-27 का आपका लॉन्ग खड़ा हो गया, 1424 का फ्यूचर चल रहा है, तो सिर्फ 2 या 3 रुपये देके आप LNT आपके फेवर में बहुत अच्छा जाता है मंडे को ओपनिंग पे, तो आपके फेवर में काम करेगा। तो 3 तरीके हैं, जो सुपर रिस्की ट्रेडर हैं वो उस तरह से कर सकते हैं, जो मॉडरेट हैं सिर्फ कॉल ले सकते हैं, और क्योंकि कॉल प्लेन वनीला में दीपांशु जो प्रीमियम होता है वो रिजल्ट की आईवीज भी उसके अंदर है, तो मैं हमेशा मानता हूं कि ऊपर का बेचना चाहिए, ऊपर का तो हवा का प्रीमियम है, क्यों हमें सिर्फ मार्जिन लगता है। तो बेस्ट तरीका मेरा तीसरा वाला है, बाकी जिसकी मर्जी हो। और जिस तरह से हमने बात की थी दीपांशु, 700 से ऊपर निफ्टी आया है, अभी फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि निफ्टी में मतलब आज का बॉटम थोड़ा प्ले करना चाहिए और अगले 1-2 दिनों में ऊपर बन सकता है, तो वो जो 600 और 850 का स्प्रेड है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है ना। ओके, तो निफ्टी थोड़ा मोमेंटम यहाँ से पकड़ते हुए आपको दिख सकता है। नजर रखें जिस तरह से एक्शन बन रहा है, और दिग्गज LNT पर खरीदारी की राय है, नतीजों का भी इंतजार है, और आइए देखेंगे कि क्या कंपनी फाइनली गाइडेंस देती है कि नहीं आने वाले साल के लिए। पिछले साल उन्होंने नहीं दी थी गाइडेंस। LNT पर है नजर, पर साथ ही एक बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है इक्विटी मार्केट्स में नहीं बट क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। बिटकॉइन में हमने देखा कि 10% से ज्यादा एक ही सेशन में वैल्यू लूज होती हुई देखी, और बाकी क्रिप्टो करेंसीज पर भी असर पड़ा है। क्या वजह है जो क्रिप्टो करेंसीज में इतना बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है? आइए जानते हैं एक बार कुशल के साथ। कुशल, बताएं क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज में। दीपांशु, इलॉन मस्क, यही कारण है। आप देखिए इनका जिस तरह से जब भी ट्वीट्स आते हुए नज़र आते हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, और यही हुआ है। अगर आप देखें तो कल के दिन में, इनफैक्ट परसों, जिस तरह से ओवरऑल तमाम क्रिप्टो करेंसीज में हमें 10% तक की गिरावट भी देखने को मिली, उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पर इस बारी इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि वो टेस्ला को लेकर जो भी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे थे बिटकॉइंस में, जो उन्होंने आज से 3 महीने पहले इस चीज़ का ऐलान किया था, वहाँ पर उन्होंने यू टर्न ले लिया, और उन्होंने ये चीज़ कही है कि अभी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए वो ये डिसीजन जो है कहीं ना कहीं ये जो बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस को लेकर जो बातें उन्होंने की थी वो उन्होंने वापस ले ली है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ एक मिनट में ही करीब 36,600 करोड़ डॉलर का जो वैल्यू है वो बिटकॉइन से वाइप ऑफ होता हुआ दिखा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल को ऑलमोस्ट 63-64 हज़ार के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देखिए 50,000 के नीचे की वैल्यू हमें बिटकॉइन में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। खासकर अगर आप डोजी कॉइन, जो एक और पॉपुलर बिटकॉइन माफ़ कीजिएगा क्रिप्टो करेंसी हो गई है, वहाँ पर भी हमें 10% का कट आता हुआ नजर आया। साथ ही लाइट कॉइन में भी 10% की फॉल थी। इनफैक्ट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 3 महीने पहले ही उन्होंने ये चीज़ कहा था कि टेस्ला के लिए वो बिटकॉइन एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने टेस्ला ने करीब $150 करोड़ के बिटकॉइंस भी खरीदे थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने ये तक स्टेटमेंट भी कहा था कि आप अगर कैश में इन्वेस्टेड है, यानी कि कैश अगर आपके हाथ में है, तो उसके बजाय आप बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज में आप इन्वेस्ट करके चलें। और यहाँ पर आप देखिए बिटकॉइंस को लेकर काफ़ी बड़ी जो है हमें आर्टिकल्स और काफ़ी लिटरेचर अभी तक लिखी जा चुकी है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली बिटकॉइंस को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक डिजिटल करेंसी है, और यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इस वजह से होता है क्योंकि इनकी ये जो करेंसी है बिटकॉइन, ये डिजिटल करेंसी है, और ये कोई भी सेंट्रल बैंक जो है इसको इशू नहीं करता है। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के मदद से काफ़ी सारी एनर्जी यूज़ करके बिटकॉइंस जनरेट किए जाते हैं। जो माइनर्स होते हैं वो इसको जनरेट करते हैं। तो एनवायरमेंटल कंसर्न इसमें यह है कि जितनी ऊर्जा यहाँ पर इस्तेमाल होती है बिटकॉइन को लेकर, जो एनर्जी कंजम्पशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट 2 देश नेदरलैंड्स और चिले को अगर आप सालाना इनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको मिलाएंगे तो उससे भी ज़्यादा
जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो बिटकॉइन माइन करके उसको जनरेट करने में होती है। तो शायद इसीलिए ये एक बड़ा कंसर्न था जिस वजह से एलन मस्क ने इसको ट्वीट किया, पर वॉलेटिलिटी जो है वो उनके ट्वीट से हमें साफ तौर पर पूरे इंटायर क्रिप्टो करेंसी स्पेस में आती हुई दिखती है। जी कुशल, मुझे भी एक चीज अभी आपके लिंक से सुनते सुनते मुझे ऐसी फील हुई कि जितनी एनर्जी आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का लिंक बनाने में और पढ़ने में लगती है, बाकी लिंक्स में इतनी नहीं लगती होगी, राइट? किसी का रिव्यू बनाना है, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, वो करना है, वो ज्यादा आसानी से वहां एनर्जी कम लगती है, यहाँ ज्यादा लगती है। 100% अनिल जी, यहाँ पर भी इसके लिए भी डेटा माइनिंग कर करके बिटकॉइंस पर डेटा निकालते हैं ऑफ लेट, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो है हम अभी भी फोकस में नहीं ला रहे हैं। तो अब जिस तरह से स्पेकुलेशन इसमें बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जो है और हमारी जो नज़र है, हमारा जो फोकस एरिया है वो इस पर भी बनता जा रहा है। ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है ना एलन मस्क साहब, ये मस्क साहब नहीं, मुझे मस्त साहब है। मतलब कुछ न कुछ तो लाइफ में ऐसा करते ही है कि मतलब जो आपको देख के सुन के मजा आ जाए। कुणाल जी, ये लाइफ में करना क्या चाहते हैं? ये कभी खरीदते, कभी बेचते, कभी कहते हैं बहुत अच्छा है, कभी कहते हैं कि नहीं मैं तो लूंगा ही नहीं बिटकॉइन, अब अपने ये बिजनेस में एज ए करेंसी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब क्या है, क्या ये? अनिल जी देखिए, जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप बाजार के लिए ट्वीट करते थे अनिल जी, अब एलन मस्क ट्वीट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए। लेकिन अनिल जी देखिए, कुशल ने जो रिसर्च करी है, तो मेरी ओर से अनिल जी उनको थोड़ा काम और सौंप दीजिए। इनसे ये पता कीजिए अनिल जी कि ये नई करेंसी लॉन्च कैसे की जाती है। अनिल जी देखिए, हम इतने बड़े बड़े सूरमा यहाँ बैठे हैं, सब मिलकर अनिल जी एक करेंसी लॉन्च कर देते हैं, क्या जबरदस्त वैल्यूएशन खड़ा कर देंगे अनिल जी। तो एक बार आप कुशल से पूछिए, करेंसी लॉन्च करने की प्रक्रिया पता कीजिए अनिल जी। और अनिल जी कम से कम नाम तो अच्छा रखेंगे हम लोग। क्या बात है ये। हाँ नाम तो, हाँ ये वो कौन सा डोजी कॉइन्स, इसे डोजी कॉइन्स रखा है, नया करेंसी, क्या नाम है? डोगी कॉइन्स है, डोजी कॉइन्स। दीप क्या नाम है? डोगी तो नहीं बोलना ना, उसको डोजी बोलना है ना। डोज कॉइन अनिल जी, डोज कॉइन अनिल जी, डोज कॉइन, डोज कॉइन। हाँ नहीं, स्पेलिंग सिमिलर लगी ना थोड़ा। बचपन में हमको तो डीओजी डोगी सिखाया था बचपन में, तो इसलिए मैंने कहा पूछ लें, फिर क्या है किसी को बुरा लग जाए तो अन्य से। ठीक है जी, डोजी कॉइन्स। हाँ नाम अच्छा रखेंगे कोई बढ़िया ऐसा कि। तो कुशल, आपके लिए होमवर्क वीकेंड का, करेंसी कैसे लॉन्च की जाती है। वैसे इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत लोग लॉन्च कर भी रहे हैं, करना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, इसलिए सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज हैं दुनिया भर में। अब वही है कि वो आती हैं थोड़े दिन के लिए और फिर वापस गायब। तो ये सारा एक्शन है। आइए, एक्शन बाजार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 14,700 पर पहुंचा है निफ्टी ठीक 3 बजे के पहले। तो 3 बजे के पहले हमें 14,700 चाहिए और उसके ऊपर ठीक है 3:05 को फिर आपको क्लोजिंग 14,725 प्लस की मिल सकती है। 14,700 के जो कॉल राइटर्स हैं फिर वो कवरिंग के लिए थोड़ा भागेंगे, ये संभावना है। और ऐसे में बैंक निफ्टी भी थोड़ा और ऊपर 14,350 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। 14,350 14,450 की रेंज में देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा बाजार में अब बढ़ने की तैयारी में भी इस वक्त आपको दिखेगा। कुछ और खबरें जो आपके लिए आने की तैयारी में, उससे पहले स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, उन्हीं पर हम फोकस फिर से करेंगे। भेल 4% नीचे है। वागले साहब चार्ट देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खरीदना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म वाले के लिए तो अभी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया लेवल क्या है? आराम से, अगर थोड़ा नीचे का भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लेवल बताएं आप। जी 63, 64 अगर आता है, आएगा ये कह नहीं सकता हूँ। तो वहां पर 60 के स्टॉप लॉस से परफेक्ट ट्रेड सेटअप बैठता है और ऊपर में 78 to 80 का टारगेट बनेगा। पोजिशनल व्यू है कुछ हफ्तों का। तो अगर 63, 64 आता है तो मेरे लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो BHEL पर रखिए नजर। थोड़ा और अगर गिरावट यहां पर आ जाए तो फिर वापस एंट्री के लिए अच्छा मौका इस पर बन सकता है। निफ्टी वापस 14,700 के ऊपर होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 150 पॉइंट रिकवर करते हुए दिख रहा है। तो बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। बैंक्स पर ही फोकस है। आइए, फेडरल बैंक मिड कैप्स में काफी एक्टिवली ट्रैक्ड और ट्रेडेड काउंटर, इसके भी नतीजे आएंगे सोमवार के दिन। एक बार जान लेते हैं देवांशी के साथ क्या अनुमान लगा रहा है बाजार। देवांशी बताएं क्या है एक्सपेक्टेशंस।
बिल्कुल, अगर आप फेडरल बैंक की बात करें तो इस बार अच्छे नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो मुनाफा है उसको प्रोविजंस जो कम होते हुए दिखेंगे, घटते हुए दिखेंगे, उसका सहारा जरूर मिलता हुआ दिखेगा। और इसी के चलते आप देखिए जो मुनाफा है वो इस बार थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख सकता है, करीब 35-38% तक की बढ़त देखने मिलेगी। इसके अलावा जो ब्याज से है वो भी इस बार काफ़ी बढ़ती हुई दिखेगी, करीब 20-22%, क्योंकि इस बार जो लोन ग्रोथ है वो करीब 9% तक आती हुई दिखी, और इसका जो फायदा है वो बैंक को मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही आप देखिए जो प्रोविजंस हैं वो करीब 550 करोड़ से घटकर 425 करोड़ के लेवल्स के आसपास आ सकते हैं। लेकिन स्लिपेजेस का जो आंकड़ा है वो अहम रहेगा देखना। स्लिपेजेस और रिस्ट्रक्चरिंग के जो आंकड़े हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिख सकते हैं इस बार। एसेट क्वालिटी की अगर बात करें, ग्रॉस एनपीएस 3.5% के आसपास रहेंगे जो बढ़ेंगे, और नेट एनपीएस में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसके अलावा देखना होगा कि इस बार जो रिटेल पोर्टफोलियो और जो गोल्ड पोर्टफोलियो है वहां पे कितनी ज्यादा बढ़त होती हुई दिख रही है, और कितना ज्यादा एसेट क्वालिटी में आने वाले समय में वो गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन ऑल इस बार के जो नतीजे वो थोड़े से अच्छे रहेंगे, एसेट क्वालिटी पर दबाव अभी भी बना रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक। देखते हैं किस तरह का एक्शन इस पर आता है, नतीजों का इंतजार बना हुआ है। किरण जी, फेडरल बैंक पर जरा अपनी राय दें सर। चार्ट्स 80 के थोड़ा नीचे है, आज 2% नीचे है, किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं सर इस पे? देखिए, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एक 78 और दूसरा 84। ये दो मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे दीप। इसके ऊपर या नीचे ही सौदा करना चाहिए। इसके बीचों बीच कई बार इसने स्टिक्स दिए, विक्स दिए, तो मेरा मानना है कि ये जब तक लेवल्स टूटते नहीं है तब तक कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए स्टॉक में। ओके, ये है आपके लिए फेडरल बैंक। कोई बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए इस काउंटर पे। देखते हैं किस तरह के नतीजे रहते हैं। कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन नहीं है जहां तक स्टॉक मूवमेंट का सवाल है, पर कुछ और नतीजों का इंतजार है। एक बार वहां पर भी राय ले लेते हैं किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। हम देख रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए। एक बार कुशल से जानते हैं बालकृष्ण क्या एक्सपेक्टेशंस है। कुशल बताएं इस बार कैसी रहेगी इनकी परफॉर्मेंस? नंबर्स बेहतर साइड पर रहने का अनुमान है दीपांशु। खासकर अगर आप देखिए तो कंपनी की जो वॉल्यूम्स हैं, जो टायर बिक्री की वॉल्यूम है वो करीब 12% बढ़ी है, और इसी वजह से कंपनी की आय में करीब 17% की बढ़त के साथ 1600 करोड़ रुपए की आय कंपनी दर्ज कर सकती है। इससे कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर 24% की ग्रोथ के साथ 475 करोड़ रह सकती है, और कंपनी की मार्जिन्स वहां पर भी ऑलमोस्ट 2% की बढ़त जो है हमें देखने को मिल सकती है। 28% से बढ़कर करीब 30% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज करने में सफल हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी का मुनाफा भी करीब 11% बढ़कर 295 करोड़ पर आ सकता है, और कंपनी के लिए आगे के लिए जो डिमांड आउटलुक है, खासकर जो यूरोपियन यूनियन और यूएस के मार्केट्स हैं इनके, वहाँ से जो एग्री सेगमेंट की डिमांड आउटलुक है ये देखना, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। ओके, ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इस पर वागले साहब अपनी राय दें सर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1900 के लेवल पर है, वैसे तो अच्छे मोमेंटम में रहा है, पर जिस तरह से आज अपोलो टायर्स का रिएक्शन आया है, कोई चिंता बालकृष्ण पे, या ये 1900 के आसपास रहना चाहिए? दीपांशु, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बट नीचे में बाइंग आना चाहिए। 1900, 1880 ये लेवल में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वापस ये 2000 की तरफ जाना चाहिए पोजिशनली। तो बालकृष्ण का तो पैटर्न तो अभी तक इंटैक्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। नजर रखिए इस काउंटर पर जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है। दिन के निचले स्तर से थोड़ा रिकवर करके ऊपर तो आते हुए दिख रहा है, पर देखते हैं ये मोमेंटम और पकड़ सकता है कि नहीं। फिलहाल जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल है। मेटल्स आज यहां पर हुई है भारी बिकवाली, और अब इस बिकवाली के बाद मेटल स्टॉक्स क्या दिख रहे हैं, क्या यहां से वैल्यू बनती है या नहीं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक बार मेटल्स पे मैं जाऊं उससे पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स रिसेंटली लिस्टेड, लोधा डेवलपर्स एसेंशियली, बट मैक्रोटेक, इसके नतीजे आपके लिए आपको आते हुए दिख रहे हैं। आय 2530 करोड़ की आती हुई दिखी है, और साथ ही मुनाफे का भी फिगर आपके लिए लेकर आते हैं। 311 करोड़ रुपए का मुनाफा आते हुए दिखा है। कुणाल जी, आप जरा चार्ट पुल अप करें, तब तक मैं बाकी नंबर्स निकालने की कोशिश करता हूं। वैसे तो रिसेंटली लिस्टेड है तो डेटा आपके पास लिमिटेड होगा, पर एक बार देख लेते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रही है जहां तक मैक्रोटेक का सवाल है। स्टॉक रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स भी रिसेंटली फोकस में आए हैं, ये भी अपने इशू प्राइस के ऊपर आते हुए दिखा था। बाजार का थोड़ा लिस्टिंग के बाद मूड माहौल इस स्टॉक की तरफ पॉजिटिव भी बनते हुए दिखा था।
ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आय एक्चुअली गिरकर आई है। अगर आप सालाना तौर वाई बेसिस पर कंपेयर करते हैं तब आय इनकी लगभग 3170 करोड़ की थी, तो वहां से गिरकर तकरीबन 2535 करोड़ की आती हुई दिखी है। पर तिमाही दर तिमाही आय में जरूर आपने बढ़त बनती हुई देखी है। जहां तक लोधा का सवाल है, मुनाफा भी साल दर साल बढ़कर आया है। 238 करोड़ से बढ़कर मुनाफा अब 311 करोड़ के आते हुए दिखा है और तिमाही दर तिमाही भी मुनाफे में अच्छी बढ़त रही है। जहां तक कामकाजी तौर पर सवाल है तो कामकाजी तौर पर भी अच्छी तिमाही ये लगती हुई दिख रही है। कुणाल जी चार्ट्स देखकर बताएं मैक्रोटेक डेवलपर सर। देखिए चार्ट पर अगर आप देखें दीपांशु, जितना सीमित डेटा है, एक बड़ा सपोर्ट जो है चार्ट पर नजर आता है 622 रुपए के आसपास। अभी 652 का भाव है, 622 पर बड़ा सपोर्ट है। ये लेवल टूटा तो फिर कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि आपको 622 के नीचे स्टॉक जाता हुआ दिखेगा और ऊपर तेजी वापस शुरू होगी 680 के ऊपर। तो 622 से लेकर 680 के बीच में कुछ ना करें, 680 पार होता हुआ दिखे, उसके ऊपर टिकने लगे, तब वहां पर खरीदारी कराए। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्रोटेक। 680 के पार अगर आपको जाते हुए दिखे तो फिर वहां पर खरीदारी की राय बनती है। इस काउंटर के लिए 2530 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। साथ ही कुछ और नतीजे आ रहे हैं और एस्कॉर्ट्स के नतीजे भी बस आपके पास आने ही वाले हैं। टेक्समेको रेल के भी नतीजे आए हैं। यहां पर आय में हमने अच्छी बढ़त देखी है, 433 करोड़ से बढ़कर 605 करोड़ की, और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। पर आइए एस्कॉर्ट्स के भी नतीजे आने वाले हैं। कुणाल जी आप एस्कॉर्ट्स की भी चार्ट पुल अप करें, तब तक हम देख लेते हैं कि किस तरह के इनके नतीजे आ रहे हैं। एस्कॉर्ट्स की तरफ से वैसे स्टॉक पर थोड़ा सा दबाव इस बार बनते हुए दिखा है, बट पिछली तिमाही अच्छी ही रही है जैसा बाजार का अनुमान बनते हुए दिखा था। पर टेक्समेको रेल ये एक और काउंटर है जिसके अभी अभी नतीजे आते हुए दिखे थे। नजर डालते हैं जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है, 271 करोड़ का मुनाफा आया है। हमारे अनुमान के एकदम मुताबिक ही आया है। 140 करोड़ से बढ़कर 271 करोड़ का मुनाफा है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है इस तिमाही में एस्कॉर्ट्स का मुनाफा। ये आपको क्लियरली बनते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही नजर रखें क्योंकि आय में हम 56% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं एस्कॉर्ट्स की इस टाइम। देखते हैं किस तरह की आय क्या रिकॉर्ड रहा है कंपनी का। वैसे तो परफॉर्मेंस वाइज स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करा है पिछले 1-1.5 साल से, बट पिछले समय से थोड़ा गिर कर आया है। कुणाल जी चार्ट्स पर राय दें एस्कॉर्ट्स की, तब तक मैं बाकी नंबर्स इसके देखूं। देखिए दीपांशु, निचले स्तरों से तो बड़ी शानदार रिकवरी आई है, लेकिन मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रही है 1180 से लेकर के 1190 के बीच में, और मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस पार करना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पुरानी और स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो 1190 के ऊपर ही नई खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप नई खरीदारी का मौका तलाश रहे हैं तो 1190 के ऊपर खरीदारी करें, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस रख लें 1150 का, होल्ड करें। 1150 पार हुआ नीचे की तरफ तो लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करना है। नई तेजी 1190 के ऊपर ही करनी। बिल्कुल, आय भी अनुमान से बेहतर आई है। 2210 करोड़ की आय आई है 1380 करोड़ से बढ़कर, और हमने अनुमान लगाया था 2160। तो अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं एस्कॉर्ट्स के, और इसलिए आप स्टॉक को भी रिएक्ट करते हुए देख रहे हैं। साथ ही नजर रखिए वेल्सपन इंडिया को, क्योंकि आज इनके लिए 2 बड़ी खबर आई हैं। टारगेट के साथ ये दोबारा जुड़ गए हैं। इनकी सबसे बड़ी कस्टमर हुआ करती थी टारगेट, उनके साथ अब दोबारा इन्होंने काम शुरू कर दिया है। बट मोर इम्पोर्टेंटली बायबैक पर भी कंपनी ने मंजूरी दे दी है, और कुछ ही समय पहले हमने बात भी करी थी इस काउंटर के बारे में। हमने हाईलाइट किया था हमारे एसआईपी स्टॉक में, तब 76 के लेवल्स पर होता था, अब 104 के लेवल्स पर ये काउंटर है। बंसल जी वेल्सपन इंडिया के चार्ट्स को जरा देखें, बायबैक के भी मैं अभी डिटेल्स पुल अप करता हूं, पर 14% ऊपर इस समय। देखिए दीपांशु, काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट तो पहले ही था। जिनके पास है होल्ड करें, करेक्शन पर और खरीदारी की राय होगी। और ये स्टॉक जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, ये सिप में भी अनिल जी ने कवर करा था। और दीपांशु, जो न्यूज की आपने बात करी है, यूएस कंपनी टारगेट के साथ जुड़ गए हैं, तो इसके साथ ही जब ये को दिक्कत हुई थी तो काफी बड़ा क्रैक यहाँ देखने को मिला था। तो जो ये पॉजिटिव न्यूज है, मुझे लगता है ये स्टॉक की अब ऊपर की जर्नी शुरू होगी। तो निवेश का एकदम बढ़िया स्टॉक है। इन स्तरों पर भी स्टॉक में खरीदारी की राय होगी।
ओके, तो इन स्तरों पर भी खरीदारी की ही राय होगी। मुनाफा भी इनका 130 करोड़ का आते हुए दिखा है, आय 2140 करोड़ की रही है। तो वेल्सपन इंडिया की तरफ से भी शानदार परफॉर्मेंस, बायबैक का ट्रिगर है, अच्छे नतीजे हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली टारगेट के साथ इनका वापस जुड़ना हो गया है। तो 20% के प्रीमियम पर बायबैक होने वाला है, 120 रुपए पर शेयर पर इन्होंने बायबैक का ऐलान किया। और टेक्सटाइल एज अ थीम अनिल जी ने कुछ समय पहले आपके लिए आइडेंटिफाई भी करी थी और कहा था कि अब इस स्पेस पर रखनी है नजर, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर ट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख सकता है और वेल्सपन इंडिया एग्जैक्टली वैसा ही करते हुए आपको दिखा रहा है। टेक्सटाइल्स पर हमारी नजर है, बाजार का नया फेवरेट बन रहा है, पर जैसे मैं बात कर रहा था बाजार के एक फेवरेट में पिछले 2 दिनों से काफी तेज गिरावट आई है। क्या समझना चाहिए मेटल्स से, इस पर फोकस करते हैं। क्या और गिरावट आ सकती है या फिर वापस खरीदारी का मौका बन रहा है? बुल वर्सेस बेयर मेटल सेक्टर पर बताने के लिए तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताएं बाजार का किस डायरेक्शन की तरफ मूड माहौल बनते हुए दिख रहा है? बिल्कुल दीपांशु, सबसे पहले जो तेजी के तर्क है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तेजी का तर्क अगर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आता है कि चीन में अगर आप देखें तो डिमांड काफी ज्यादा मजबूत है, जिसके चलते आप देखें चीन में जो लगातार इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने का आंकड़ा अगर आप कॉपर इंपोर्ट्स का देखें तो उसमें 38% की बढ़त देखने को मिली थी। स्टील की जो इंपोर्ट्स हैं इसमें लगातार अगर आप देखें तो कंटिन्यूस एक सर्च देखा जा रहा है। तो मेरी तरफ से पहला बुल पॉइंटर ये होगा। डेफिनेटली देखिए, बेयर का सबसे पहला पॉइंट जो वो ये है कि आशीष जैसे कि कह रहे हैं कि चीन से जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत हो रही है, लेकिन यार देखिए चीन ने कहीं ना कहीं चिंता जताई है जिस तरह से इस पूरे कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं, और यहाँ बढ़ती कीमतें पे चीन के प्रीमियर ने भी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि इसको स्टेबल होने की काफ़ी ज़रूरत है। और वहाँ तो देखिए मार्जिन भी बढ़ा दिए है, तो कहीं ना कहीं जिस चीन की बात कर रहे हैं वही चीन है जो चिंता जता रहा है और कहीं ना कहीं प्राइसेस को नीचे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए मौजूदा जो करेक्शन है महज एक पुल बैक, और वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस अगर आप देखें तो उन्होंने थोड़ी सी मार्जिन्स पर लगाई थी, स्पेकुलेशन पर रोक लगाई है, लेकिन डिमांड को ये रोक नहीं पाएंगे क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। चाइना में बढ़िया देखने को मिली, लेकिन काफ़ी सारे देश अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से स्थिति जो है सामान्य नहीं हुई है, तो वहाँ से भी डिमांड आएगी और मेटल प्राइसेस जो है ग्लोबली लिंक्ड होते हैं। अगर आप देखिए भारत में भी अभी पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन सामान्य स्तर पर नहीं पहुंचे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो पूरे जोर पर अभी तक नहीं चल रहा है क्योंकि दूसरी लहर आ गई। एक बार ये स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी तो भारत से भी अगर आप देखें तो मांग के जो संकेत हैं वो आपको सुधरते हुए नजर आएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये जो गिरावट आई है, चाहे आप आयरन ओर के प्राइसेस में देखें या फिर भारत में जो स्टॉक्स लिस्टेड है वहां पर जो गिरावट आई है वो महज एक पुल बैक है, और जो सुपर साइकिल की बात हम लगातार कर रहे थे वो इंटैक्ट है। देखिए अगर डिमांड अच्छी होती तो आयरन ओर के दाम जो है वो 2% 5% गिरते। 2 दिन में आयरन ओर के दाम जो है वो 20% के आसपास गिर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि डिमांड है नहीं, जो अभी तक चल रहा था बुल रन वो शायद अब थम जाएगा और यहाँ से आपको एक स्टीप गिरावट देखने मिलेगी। क्योंकि अगर डिमांड होती तो शायद यहाँ से आपको उसी दिन शार्प रिवर्सल देखने मिल जाता, लेकिन नहीं, 2 दिन में 20% के आसपास की गिरावट साफ दर्शाता है कि यहाँ पीक जो है वो बन चुका है। देखिए 2 दिन में 20% की गिरावट आई है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि पिछले साल जून के मुकाबले अगर आप देखें तो एनएमडीसी की कीमतें देखें तो फाइन्स में करीब 184% की तेजी है। सिंगापुर में आयरन ओर की फ्यूचर्स देखें तो 150% से ज़्यादा का उछाल है। तो 20% की गिरावट को तो आप सिर्फ एक करेक्शन समझ सकते हैं, तेजी बरकरार है। देखिए वो नीचे से 150% था, लेकिन ऊपर से अगर 20% लेंगे तो वो 40% हो जाता है आशीष। इसके लिए तो गिरावट ऊपर से हुई है, उसके ऊपर शायद ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार जो कीमतें बढ़ रही है उसको लेके देखिए, नितिन गडकरी साहब को आपने बार बार सुना होगा कि उन्होंने बार बार कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो दाम है, भले वो स्टील के हो या सीमेंट के हो, इनको करेक्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये करेक्ट नहीं होते तो बाकी जो आपके एंसिलरी सेक्टर्स है जो इनका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मिनिस्ट्री की भी इस पर नज़र है और यहाँ से ज़्यादा बढ़ोतरी मुझे तो नहीं लगती। देखिए मिनिस्ट्री की नज़र तो सीमेंट की कीमतों पर भी है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखें तो ट्रेंड काफ़ी मजबूत है। लगातार सीमेंट कंपनीज भी जो है प्राइस हाइक कर रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का फोकस भी है। बजट का अगर आप हाईलाइट देखें तो सबसे ज़्यादा 5 साल में करीब 2 लाख करोड़ के आसपास जो है खर्च करने का प्लान है। तो इतना खर्च अगर करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो मेटल की मांग है इसमें यहाँ से बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए मांग भले बढ़ेगी, लेकिन मेरा आखिरी पॉइंट यही है कि देखिए आशीष, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो डॉलर पे पड़ेगा। डॉलर और मजबूत होगा और आने वाले दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और डॉलर मजबूत होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो कमोडिटी की कीमतों में देखने मिलेगा, जहाँ भारी भरकम गिरावट आ सकती है। और शायद इसी की शुरुआत जो है आपने देखी 2 दिन में आयरन ओर की कीमत 20% गिर।
देखिए मेरी तरफ से आखिरी पॉइंट ये होगा कि 2018 से लेके जून 2020 तक अगर आप देखें तो मेटल की कीमतों में दबाव ही था, क्योंकि पहले ट्रेड वॉर की चिंता थी, फिर ग्लोबल स्लोडाउन आया। मेटल की कीमतों ने अभी जस्ट चलना शुरू किया है। कुछ देशों से संकेत काफ़ी बढ़िया है, लेकिन काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जहाँ से अभी भी अगर आप देखें तो बढ़िया संकेत आना बाकी है। जब एक साथ पूरे विश्व भर में बढ़िया रिकवरी होगी, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो आपको जो ये सुपर साइकिल है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी और मेटल की कीमतों में और उछाल देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए तर्क दोनों तेजी और मंदी की तरफ है। और अब फैसले की घड़ी, तो फैसला सुनाना बाकी की तेजी है मंदी। अच्छा बाय द वे वरुण, ये मेटल सेक्टर ट्रैक कौन करता है? आशीष करता है। इतना धीरे से क्यों बोले आशीष सर? तो मतलब आज आपने खाली बुल वर्सेस बियर करने के लिए ही सारे तर्क दिए ना, बाकी सेक्टर तो उसके बोला नहीं। ओके, तो आपको खाली तर्क देने थे इसलिए आकर खड़े हुए ना, मतलब वैसे ही है ना, सेक्टर तो उसी का है ना। नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है, मैं भी करता था। मैंने इस सेक्टर को 6 साल ट्रैक किया है। तो ऐसा नहीं है। तो 6 साल के बाद वरुण ने अपनी लेगेसी आशीष की तरफ बढ़ा दी है, तो आशीष बुलिश है। तो वरुण अभी थोड़ा सा, वैसे तो मामला फोटो फिनिश का है, तो थोड़ा सा चूंकि आशीष ट्रैक करे तो बेनिफिट ऑफ डाउट आशीष को दे दिया जाए, लेकिन मेटल सेक्टर में बड़े इंटरेस्टिंग एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। तो जो दोनों ने बात रखी उसका पूरा लबोलुबाव ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो थोड़ा समय उतार चढ़ाव का मुश्किल बना रह सकता है, लेकिन अगर आप एक बड़े कमोडिटी बुल रन की तरफ देख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं बता दूं आपको कि स्टील के दाम और हिंदुस्तान में बढ़ने की तैयारी में, हो सकता है इस वीकेंड पर या अगले 1-2 दिनों में आपको फिर से स्टील के दाम और बढ़ने की खबर भी आती हुई दिखे, तो उस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। तो मेटल्स में अभी तक तो एक्शन भरपूर है और वो तेजी की तरफ है। थोड़ी देर में नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। ये है एक और हमारी विशेष पेशकश। कुशल गुप्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। जैसे जुड़ेंगे हम आपको बताएंगे भी, क्योंकि रिजल्ट सीजन भरपूर चल रहा है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट दे रहे हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में आमतौर पर हर क्वार्टर इतना तगड़ा होता नहीं। ये वाली तिमाही ऐसी है जहां बड़े रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं, कई कंपनियों के तोड़ फोड़ तगड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि चलिए एक दोपहर के शो में भी आपके सामने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, रखा जाए। तो थोड़ी देर में कुशल जब तैयार होंगे वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे, ये एक और एक्शन वाला मामला। आइए अब स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन है उन पर राय ले ली जाए। एक स्टॉक जो क्रैक करता दिख रहा है वो है डीएलएफ। आशु सर, 250 रुपए के आसपास डीएलएफ, बाय सेल नोटा। अनिल जी, पिछले दिनों में 260 270 में टेक्निकली अच्छा लग रहा था, कुछ कॉल्स भी आ रही थी, बट अनिल जी ये स्टॉक ना, मतलब आपको पता है कि 300 से ऊपर कितना बुलिश थे। ये मैंने ना अनिल जी 2-3-4 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए कि इनसे प्यार दूर करना पड़ेगा और अगर मौका लगेगा तो निकलना ही पड़ेगा। और उसमें अनिल जी जो मैंने आपको पहले 2 स्टॉक्स बताए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईबुल हाउसिंग और डीएलएफ, तो इसलिए अनिल जी मतलब ना इसको मैं एकेडमिकली वॉच कर रहा था कि चला जाता है 80 रुपये, 85 रुपये, बीच बीच में कई लोग अनिल जी जो बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, मतलब बाहर से भी कॉल शेयर करते रहते हैं, तो आ रहा था नहीं अब डीएलएफ चलेगा तो भाई देख लेंगे चलेगा। लेकिन अनिल जी देखिए फिर वो 270 से 250 हो गया, अब 250 से फिर 70 होगा। तो अनिल जी इस छोटी मूवमेंट के अंदर ना जब तक कोई डिसाइसिव मूव नहीं है मज़ा नहीं है। बट येस आफ्टर करेक्शन अब 250 का रेट हो गया अनिल जी, है तो अच्छा रेट, लेकिन अब वही क्या बात करें अनिल जी कि अगर जिसने नहीं बेचा उसका 300 से ऊपर का पड़ा है, तो मुझे ना वो एवरेज आउट लॉस में करना अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता जब तक बहुत बड़ी मूव ना नजर आ रही हो। तो 10-15 रुपये ऊपर नीचे के लिए अनिल जी अभी भी डीएलएफ में कोई ऐसा अलग से नहीं दिख रहा मुझे। ओके, लेकिन बेचना तो नहीं है, शॉर्ट भी नहीं करना? नहीं अनिल जी, शॉर्ट भी नहीं करना, शॉर्ट भी अनिल जी नहीं है। शॉर्ट में तो अनिल जी फाइनेंशियल मैंने बोला बंधन है, या जैसे परसों मेटल्स दिए थे कि ये ऊपर जो शॉर्ट तो अनिल जी बनेगा तो मेटल्स फार्मा इसी में बनेगा, क्योंकि इतने हॉट सेक्टर हैं इनमें भी अनिल जी जब वो गिरेंगे तो कैसे धड़ करके गिरते हैं। लेकिन अनिल जी गिरने के बाद नीचे में इनको भी शॉर्ट नहीं करना, करेंगे तो अनिल जी हॉट सेक्टर कोई करेंगे और फाइनेंशियल्स कोई करेंगे। और मैंने तो टारगेट किया हुआ है अनिल जी बैंक्स बढ़ जाए तो फिर दोबारा से शॉर्ट कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल नोटा न खरीदना है न बेचना है, लेकिन बढ़ना है आगे। और नतीजों के पहले अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो तो एक स्टॉक और आपके लिए तैयार है, कुशल गुप्ता। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे।
कुशल बताइए कौन सा स्टॉक है, किसके आने वाले हैं रिजल्ट, कब आएंगे और कैसे रहेंगे? अनिल जी, जो नंबर्स आने वाले हैं वो एक और सीमेंट कंपनी है, सागर सीमेंट, हमने आपको पहले बताया ही था और वहां पर दमदार आंकड़े आते हुए दिखे थे। और यहां पर स्पेसिफिकली जो अगला स्टॉक है वो है ओरिएंट सीमेंट का। सोमवार को इसके नंबर्स आने वाले हैं और बेहतरीन तेजी जो है हम हर पैरामीटर पर इसकी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी की वॉल्यूम जो है वो तो बढ़ती हुई नजर आएगी, जिस तरह से पेंटअप मांग अभी हमें बढ़ती हुई दिख रही है। और साथ ही जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और खासकर अगर आप देखें जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उसको उस स्पेसेस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है अभी भी रिटेन्ड है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो कंपनी की जो आय है वो करीब 22% बढ़कर 800 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उसके बाद कंपनी के कामकाजी मुनाफे पर भी अगर आप नज़र डालें तो कंपनी का जो एबिटा पर टन है चल रहे हैं और करीब 21% की बढ़त के साथ 176 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा भी कंपनी दर्ज कर सकती है। यही नहीं, कंपनी की मार्जिन्स भी काफी दमदार उछाल वहां पर भी एक्सपेक्टेड है और करीब 3% की बढ़त के साथ 22% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। और अंत में अगर आप मुनाफे की बात करें तो यहां पर तो एक और सिग्निफिकेंट क्वांटम जंप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, करीब 82% का, और 80 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। तो हर एक फ्रंट पे अगर आप आय देखें या एबिटा देखें या मार्जिन्स देखें या फिर मुनाफा, हर एक फ्रंट पे कंपनी बेहतर साइड पर प्रदर्शन कर सकती है। कुशल, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि आपने इतने तगड़े नतीजे की बात कही कि मार्जिन देखिए 22% आ जाएंगे, मुनाफा 80 करोड़ आ जाएगा, उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने डर डर के कंजर्वेटिव बनाए नंबर्स। सही है ऐसा? मेरे को पता नहीं, ऐसा फीलिंग आ रही इससे बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं उससे भी कहीं बढ़िया आ सकते हैं। अनिल जी, मतलब सीमेंट स्पेसेस में अगर हम देख रहे हैं तो काफी ज्यादा तेजी पहले भी बन चुकी है, पर मुझे लगा कंजर्वेटिव बेसिस पे नंबर अगर बेटर है तो ऑब्वियसली बेटर देन एस्टिमेट्स तो एक्सपेक्ट करिए, और कंजर्वेटिव बेसिस पे जब इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं और अगर उससे ऊपर आए तो अर्निंग सरप्राइज हम देख सकते हैं। बात सही है, बढ़िया है। मतलब चाहे लग भी रहा हो कि ज्यादा बढ़िया नंबर आएंगे, लेकिन जो सोचे उससे और बढ़िया आ जाए, जो अनुमान हो उससे और बढ़िया आ जाए, तो ओरिएंट सीमेंट कमाल करेगा। सोमवार को है ना रिजल्ट? मंडे ना? सोमवार को, मंडे को है। ये है ओरिएंट सीमेंट, और मेरे ख्याल से एसआईपी स्टॉक में भी हमने ओरिएंट सीमेंट को कवर किया था। जी हाँ, एसआईपी स्टॉक भी हमारा रहा है। ये स्टॉक कमाल के रिजल्ट दिखाएगा, और अब मैं रिजल्ट कितने बढ़िया होंगे मैं ये इस बात से तय नहीं करूंगा कि पिछली तिमाही में कैसे आए थे। अब मैं इस बात से तय करूंगा कि जो कुशल ने बताया उसके मुकाबले में रिजल्ट कितने दमदार आए। तो सोमवार को कमाल करने वाला है ये स्टॉक ओरिएंट सीमेंट, और काफी बड़े बड़े लोगों ने खरीदारी ओरिएंट सीमेंट में की है पिछले कुछ दिनों में। बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होते दिखे हैं। आइए एक बार चार्ट पर राय ले लें ओरिएंट सीमेंट पे। हिमांशु जी जरा चार्ट देखिए, बताइए अपनी राय। ऑलरेडी लास्ट वीक एक ब्रेकआउट दिया था वीकली चार्ट पर पेनेंट फॉर्मेशन का, और उसके बाद इस वीक में जो ब्रेकआउट लेवल था उस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के लिए आया है। मेरा ऐसा मानना है कि अनिल जी स्टॉक शायद रिजल्ट्स का वेट कर रहा है। टेक्निकल सेटअप काफी पॉजिटिव है। 107 108 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है। काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न है अनिल जी, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहला इमीडिएट टारगेट है वो 128 130 रुपए का है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है। बट इवेंचुअली यहाँ पर 140 और 165 रुपए तक के मीडियम टर्म टारगेट्स मुझे लगता है अनिल जी इस ओरिएंट सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। सीमेंट नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, यहां पर आप रखिए नजर। दमदार नतीजे इस काउंटर के आते हुए दिख सकते हैं। आखिरी 15 मिनट बाकी हैं बाजार बंद होने के लिए। थोड़ी देर में अनिल जी की स्ट्रैटेजी लेंगे, पर उससे पहले बाजार पर एक बढ़िया ऑप्शन की स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, बताएं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून टू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, खरीदना है कॉल ऑप्शन 14,650 के स्ट्राइक का, 149 पर ट्रेड कर रहा है। 106 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसका बन रहा है 192, सेकंड टारगेट बन रहा है 218 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि, और डेफिनेटली ये 20 मई की एक्सपायरी का है, तो इसको खरीद कर चलना है। दीप, ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से निफ्टी मैनेज कर रहा है टू होल्ड ऑन टू इट्स सपोर्ट लेवल्स ऑफ 14,600, 550 की जो रेंज है लोअर साइड पे, जो मॉर्निंग में भी बात की थी 600 650 इनफैक्ट, ये रेंज को होल्ड कर रहा है, वहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस कर रहा है। टारगेट था मॉर्निंग में कि 750 तक बाउंस करेगा, जो हुआ भी ऑलमोस्ट, एंड अब कहीं ना कहीं 700 से 650 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल
सेटअप जो है और लोअर लेवल्स पर सपोर्ट जो है, ग्लोबल मार्केट्स का एक बाउंस बैक जो है, वो सारा चीज़ देख के मुझे लग रहा है कि निफ्टी में 14,800 तक का एक बाउंस बैक हमें देखने मिलना चाहिए, एटलीस्ट इन दी शॉर्ट टर्म वो देखने मिलेगा। अगर उसके पार जाता है तो मे बी ऑप्टिमिस्टिकली शायद हम वापस 14,950 15,000 के लेवल्स देखें, बट एटलीस्ट नियर टर्म में 14,800 देखने मिल सकता है। तो इसीलिए 14,650 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 149 पे 106 का स्टॉप लॉस, 192 एंड 200 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 106 का स्टॉप लॉस और 192 218 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। यह है जय की राय आपके लिए 14,650 का कॉल खरीदने के लिए। चलिए, ये तो रही जहां तक बाजार में कॉल ऑप्शन की खरीदारी है, पर बैन से बेनिफिट कौन से स्टॉक्स बैन में आ सकते हैं या कोई स्टॉक जो बाहर जा सकता है, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, 5 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में हैं, बताएं क्या बदलाव हो सकते हैं। पांचों लिस्ट लंबी हो गई है लेकिन स्टॉक कोई बाहर नहीं निकल रहा है। सन टीवी की देखिए पोजीशन सबसे कम है, 84% के आसपास है, लेकिन डाउट है कि यहाँ पर पोजीशन जो 80% से घटती हुई नजर आएंगी। तो सन टीवी भी एक ऐसा स्टॉक है जो बैन में बना रहेगा। बाकी सभी स्टॉक्स देखिए, कैनरा बैंक 87% है, पीएनबी सिमिलर 87%, बीएचईएल 90% और कैडिला हेल्थकेयर 92%। तो स्टॉक कोई बाहर तो नहीं आ रहा है लेकिन फ्रेश एंट्री हो रही है। और बैन लिस्ट का फेवरेट स्टॉक है सेल। यहाँ पर मार्केट में पोजीशन लिमिट काफी बढ़ती हुई नजर आई है, 102% के आसपास आ गई है, 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया है। तो निश्चित हो गया कि सेल जो है अब दोबारा बैन में आएगा। ओके, तो सेल वापस आ रहा है बैन में। एंट्री एग्जिट बनती रहती है सेल की, जहां तक बैन लिस्ट का सवाल है। और आज थोड़ा स्टॉक पर भी ज्यादा दबाव बनते हुए देखा है, हालांकि बाकी मेटल्स के मुकाबले इतना नहीं गिरा है, बट फिर भी बैन लिस्ट में आने की तैयारी में है सेल। शुक्रिया आशीष बैन से बेनिफिट के लिए। आइए फिर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, जान लेते हैं अनिल जी से कि बाजार बंद होने से पहले और वीकेंड से पहले क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। सर, ग्लोबल मूड माहौल तो अब बेहतर है सर, 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स अब 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। तो लास्ट टाइम जब हमने बात करी वहां से मोमेंटम बढ़ते हुए दिख रहा है। यूएस की बॉन्ड यील्ड भी फिसली है और 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वहां से फिसलती हुई दिख रही है। यूरोप में पॉजिटिव एक्शन बना हुआ है। जर्मनी में कहा जा रहा है कि कुछ कोरोना रेस्ट्रिक्शंस को अब वो हटाने वाले हैं। और एशिया भी पॉजिटिव रहा, रुपए में भी हमने आज ठीक ठाक एक्शन देखा है। बताएं सर, क्या करके जाएं? देखिए, बाहर ग्लोबल मार्केट्स, हमारे मार्केट्स, ये सारा जो कुछ माहौल देखने के बजाय बेहतर ये होगा कि आप अपनी पोजीशन देखें कि आपके पास क्या है, कितना है और रिस्क लेने की ताकत कितनी है। ये वॉलेटाइल मार्केट है। देखिए, बीच में 15 दिन ऐसा मार्केट था, जो 12 दिन, जिसको हम बार बार कहते हैं कुंभ का मेला लगता है, जिसमें आप कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कुछ भी खरीदो, आज खरीदोगे नेक्स्ट डे 5-7% ऊपर बिकेगा ही। वो वाला टाइम चला गया। अब आप है ना ग्लोबली भी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं और हमारे यहाँ भी सप्लाई देख रहे हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको करना है कि अगर आप जो भी पोजीशन लेकर बैठे हैं, आप ये मान कर चलेंगे भाई कि मुझे 150-200 पॉइंट की रिस्क किसी भी तरफ है। अगर आप शॉर्ट है तो भी 150 पॉइंट ऊपर की रिस्क लेकर चलें, लॉन्ग है तो भी 150-200 पॉइंट की रिस्क नीचे की तरफ लेकर चलें। और उस लिहाज से या तो आप अपनी पोजीशन को कम करें या फिर आप हेजिंग करके चलें कि जैसे आपकी लॉन्ग पोजीशन है और आपको लगता है कि नहीं बाकी तो मैं संभाल लूंगा, कोई अचानक से बहुत गिर गया तो दिक्कत है, तो फिर 14,500 का पुट लेकर जाएं ताकि आपकी हेजिंग हो जाए। अदरवाइज आप पोजीशन ओवरनाइट हल्की रखें, थोड़ी कम रखें, वैसा है। अब इसमें भी क्या है, कुछ स्पेस ऐसी है जो अब तक मजबूत थी, मसलन शुगर, मेटल, वही कमजोर है। जो कुछ कमजोर थी अब वो मजबूत है। तो आपको सही तरफ होना जरूरी है। तो मेरा ये समझना है कि सोमवार के लिए बेहतर है आप अपनी हल्की पोजीशन रखिए। नए हफ्ते में नया ट्रेड, तब तक आपके लिए ग्लोबल ट्रिगर्स भी हो जाएंगे और कोरोना का भी जो होना है सब हो जाएगा, कर जाएगा, सब कुछ रहेगा। सोमवार को फ्रेश स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट किस तरह से रिकवर करते हैं या और कमजोर होते हैं। अमेरिका में किस तरह की वॉलेटिलिटी रिकवरी बड़ी आती है। 150 पॉइंट दिख रहा है, अब 150 का हो सकता है 300-400 ऊपर हो जाए, या हो सकता है 150 का वापस नीचे भी हो जाए। यू नेवर नो, जिस तरह से वॉलेटाइल हो रहा है अमेरिकी बाजार पिछले 5-7 सेशन में। तो मेरा पॉइंट ये कि बाकी सब चीजों को छोड़ दें, आप सिर्फ अपनी पोजीशन को मैनेजेबल रखें, वो ज्यादा बढ़िया होगा। ये फोकस रखना चाहिए। जी दीप, बिल्कुल। तो स्टे लाइट, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी है अनिल जी की तरफ से। थोड़ा बाजार का मूड माहौल देखते हुए देखते हैं किस तरह का आज ग्लोबल एक्शन रहेगा और फिर मंडे को तो वापस आपके साथ पूरा एक्शन का विश्लेषण हम करेंगे ही। पर बाजार बंद होने से पहले कुछ कॉल्स बाकी हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करना जरूरी है। एक बार वापस चलते हैं जय ठक्कर के पास, उनके जैकपॉट शेयर के लिए।
बताएं जय। दीपांशु, रिलायंस में मुझे एक बाउंस बैक नजर आ रहा है, आई थिंक ये निफ्टी को हेल्प करेगा बाउंस करने के लिए। जैसे आज आईटीसी ने सपोर्ट किया एक दिग्गज शेयर ने, जिसके कारण निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ऊपर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस भी डेफिनेटली निफ्टी को हेल्प करना चाहिए। तो इसका 1940 का एक कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, जो करीब 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1940 के स्ट्राइक का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। इसका पहला ऊपर में टारगेट रहेगा 53 का, 53 रुपए का। सेकंड टारगेट बनेगा 62 का, 62 का। 53 एंड 62 ये तो टारगेट्स के लिए खरीदे। 1940 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रिलायंस का। नीचे में स्टॉप लॉस रखना है 29 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाउंस बैक आपको देखने मिलना चाहिए 1960 से लेकर 1975। मुझे अग्रेसिवली लग रहा है कि 1975 तक का एक बाउंस बैक देखना मिलना चाहिए, बिकॉज रिसेंट जो 1-2 दिनों पहले बाउंस आया था वो 1960 तक तो गया था। वो लेवल्स निकाल के 1975 तक के लेवल्स एटलीस्ट रिलायंस में दिखा सकता है। तो एक छोटा सा एक बाउंस बैक लगभग 30-35 पॉइंट का एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं रिलायंस में, एंड उसके कारण उसका कॉल ऑप्शन में हमें अच्छी एक मूव देखने मिल सकती है ऊपर की तरफ। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी ने भी खरीदारी की राय दी थी, जय ने भी खरीदारी की राय दी है, और लग रहा है कि रिलायंस बाजार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज 1.5% ऊपर की क्लोजिंग भी दे रहा है। नजर रखेंगे रिलायंस पर आइए बाजार बंद होने से पहले भारतीय एयरटेल पर भी फोकस कर लेते हैं। आशु जी से उनका व्यू लेंगे, उससे पहले कुशल से जानते हैं भारतीय एयरटेल नतीजों के लिए क्या अनुमान लगाया जा रहा है। कुशल बताइए। मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिल सकते हैं दीपांशु। खासकर अगर आप आय देखें तो करीब 1.5% गिरकर 26,100 करोड़ रुपए आ सकती है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। और कंपनी की आरपू यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, करीब 8% की गिरावट के साथ 153 पर आ सकता है। पर दूसरी तरफ कंपनी के मार्जिन पर नजर डालिए, 45-46% की मार्जिन से बढ़कर ऑलमोस्ट 48% के मार्जिन कंपनी दर्ज कर सकती है, और कंपनी के मुनाफे में 64% के उछाल के साथ 1400 करोड़ रुपए का हम अनुमान करके चल रहे हैं। हालांकि पिछले तिमाही में करीब 4560 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल लॉस भी कंपनी ने दर्ज किया था एजीआर प्रोविजनिंग के हिसाब से। तो अब देखना होगा कि किस तरह से क्या और एडजस्टमेंट्स इस तिमाही में आती है या नहीं, पर कहीं ना कहीं नंबर्स जो हैं वो मिले जुले दिख रहे हैं, क्योंकि आय फ्रंट पे थोड़ी सी कमजोरी, पर मार्जिन जो है बेहतर रह सकते हैं। भारतीय एयरटेल, अब इसमें तो कुछ ना कुछ आशु सर आपको बोलना ही पड़ेगा। नतीजों के पहले नोटा नहीं चलेगा, या तो खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा आपको। अनिल जी, एक्चुअली भारती के रिजल्ट पे नोटा ही है, बट आपने पता नहीं कैसे पकड़ लिया कि आज भारती में नोटा ही होगा, मतलब मानना पड़ेगा। अनिल जी, कोई ऐसा व्यू नहीं है। देखिए, भारती मीडियम टर्म के लिए अच्छा है। ये आरपू में थोड़ी प्रॉब्लम्स है अनिल जी, क्योंकि ना हम हर बार बोलते हैं कि हेडरूम आरपू के लिए बहुत है। मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, एनालिस्ट भी बोलते हैं, सुनील मित्तल साहब भी बोलते हैं, लेकिन वो आरपू बढ़ते नहीं है इसके साथ। तो मतलब रिजल्ट में इसलिए इतना मजा नहीं आता। बट अगर अनिल जी रिजल्ट के चलते 550-55 आ जाए, 10-15 रुपए गिर जाए, तो बहुत अच्छी बाय हो जाएगी दोबारा से फिर ये। तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर आया। और इस बीच एक स्टॉक और आपके सामने ले आए, वो है वेल्सपन इंडिया। और अरमान ने हमें एक इंटरेस्टिंग डेटा भेजा है। दीप, आपने जो डेटा भेजा है वो ये कि 20 अप्रैल को हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था 75-76 रुपए के दाम पर, और आप देखिए अभी 100 रुपए, यानी कि 20 अप्रैल से अभी कितना हुआ, 15 दिन हुए, मुश्किल से 20 दिन हुए। 20 दिन में आपके लिए स्टॉक नहीं, हाँ 20 दिन, 25 दिन 20 दिन में आपके लिए स्टॉक करीबन आपको दे गया 33% का रिटर्न। ठीक है ना, जितने दिन नहीं लगे उससे ज्यादा का रिटर्न है। और 19 अगस्त 2016 को इस स्टॉक का दाम था 103 रुपए, और अभी है 100 रुपए। मतलब 2016 से 2021 5 साल में -2% रिटर्न है, और 15 दिन 20 दिन में प्लस 33% का रिटर्न। तो ये सही वक्त पर एसआईपी स्टॉक आपके लिए। बस एक ही चीज है, इन सारे स्टॉक्स में आप आराम से धीरे धीरे, बाजार के खराब माहौल में आपके पास सारे एसआईपी स्टॉक्स की लिस्ट है। इस तरह का माहौल जब खराब हो, बाजार का स्टॉक्स अच्छे करेक्ट कर जाएं, तब धीमे धीमे आराम से खरीदारी करते चलें, तो आपको अच्छा मुनाफा होता रहेगा। ये ध्यान में रखना जरूरी है। जी दीप। बिल्कुल सर, और जब इनका टारगेट के साथ नाता टूटा था, मुझे याद है उस समय मैं ऑन एयर ही था, और हमने देखा था कि बैक टू बैक 2 दिन इनके निचले सर्किट लगे थे, और उसके बाद हमने देखा था कि एक हफ्ते में करीब 50% ये वैल्यू गवा चुका था, जो अब
5 साल बाद इस स्टॉक ने रिकवर करी है और हमारी रिकमेंडेशन के बाद भी देखिए जबरदस्त तेजी वेल्सपन इंडिया पर आती हुई दिखी है। तो भरपूर एक्शन इस काउंटर पर बनते हुए देखा है और नजर रखिए वेल्सपन इंडिया, बाकी टेक्सटाइल स्टॉक्स, अनिल जी ने रिसेंटली काफी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स पर आपको बेहतरीन रिसर्च भी दी है एसआईपी स्टॉक में, वहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। आज के बाजार की बात करें तो कल के छुट्टी के बाद भारतीय बाजार एडजस्ट करते हुए निफ्टी एकदम सपाट बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट्स नीचे, बट जिस तरह का डर कल के मूड माहौल में था उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक एक्शन भारतीय बाजारों के लिए रहा है। कंजम्पशन स्टॉक्स ने आज बाजार को संभाला है। एशियन पेंट्स टॉप गेनर, 8.5% की तेजी आपको आती हुई, बट आईटीसी फाइनली यहां पर थोड़ी आउट परफॉर्मेंस और 5% की तेजी आपने आईटीसी में बनते हुए देखी है। नेस्ले, एचयूएल यहां पर भी खरीदारी रही, नतीजों से पहले एलएनटी 2% ऊपर, टाटा कंज्यूमर में पॉजिटिव एक्शन और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर, इसने भी आज बाजार को संभाला है। दूसरी तरफ कोल इंडिया बड़ा ब्रेकडाउन, 4.5% नीचे, टाटा मोटर्स आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी और मेटल स्टॉक्स सबसे कमजोर, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर वीकनेस, नतीजों के बाद डॉक्टर रेड्डीज 2% नीचे आते हुए दिखा। सन फार्मा में मुनाफा वसूली आज, टीसीएस, इन्फोसिस लगातार दबाव में रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी यहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी जिसने बाजार को रोक के रखा हुआ था। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, बट मेटल स्टॉक्स में भारी बिकवाली थी, उसको टच करें उससे पहले नजर रखिए जिस तरह का मूवमेंट वोल्टास पर आया 3%, कोलगेट यहां पर भी अच्छा एक्शन, बर्जर पेंट्स, बाटा इंडिया, ब्रिटानिया यहां पर खरीदारी, आईसीआईसीआई प्रू, मैरिको यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन, डाबर। एसेंशियली आज कंजम्पशन और स्पेशली एफएमसीजी नेम्स इसने बाजार को संभाला है, साथ ही कुछ एग्रोकेमिकल नेम्स जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज, दीपक फर्टिलाइजर यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखा। दूसरी तरफ एनएमडीसी 9% टूटा, जेएसपीएल एक बार 10% का सर्किट पे लगा था, 8% नीचे बंद हो रहा है। अपोलो टायर्स नतीजों के बाद 6% की गिरावट, इस पर ग्रैन्यूल्स 3 दिनों से गिरता जा रहा है, आज भी 4.5% नीचे। टाटा पावर नतीजों के बाद ये काउंटर भी 5% नीचे आपको दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा सुबह पॉजिटिव था पर फिर मोमेंटम चला गया, 4.5% नीचे ये बंद हो रहा है। पीरामल यहां पर भी नतीजों के बाद 4% की गिरावट आपको आती हुई दिखी है। तो एसेंशियली इन स्टॉक्स के लिए बुरा दिन था, पर कुछ बायो सिमिलर स्टॉक्स या बायो साइंसेज वाले स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आपको आते दिखा, बायोकॉन, बट उसके अलावा हमने खरीदारी देखी है गुफिक बायो, नाथ बायो, हेस्टर बायो, इन सभी स्टॉक्स में आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। और अंबालाल साराभाई जहां पर हमने आज मैनेजमेंट से बात करी, ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में जिनके एपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, 20% का सर्किट वहां पर भी। तो अनिल जी ओवरऑल जितना कल डर था उस हिसाब से देखें तो निफ्टी एकदम सपाट, बैंक्स पर आज फिर से थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखा सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज हफ्ते के आखिरी दिन और शायद वीकेंड सेशन नहीं होता तो थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन कर पाता बाजार। लेकिन दीप एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, निफ्टी 15 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स आप देखेंगे तो हरे निशान में बंद हुआ है 7 अंक ऊपर, यानी कि प्रीमियम बढ़ती हुई दिखी है। तो इन लेवल्स के आसपास शॉर्ट सेलर्स कम है, थोड़ी प्रीमियम बढ़ती हुई निफ्टी में नजर आई। बैंक निफ्टी कैश में बंद हुआ है 285 अंक नीचे और फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी बंद हुआ है 317 अंक नीचे, यहां पर डिस्काउंट बढ़ता हुआ दिखा। तो बैंक निफ्टी का रुझान कमजोरी की तरफ, निफ्टी का रुझान हल्का खरीदारी की तरफ। ये आखिरी मिनटों में अगर प्रीमियम और डिस्काउंट से आप कुछ अंदाजा लगाना चाहें तो फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आपके सामने आएगी, तब हम बताएंगे भी। लेकिन आज का दिन है बेहद खास, अक्षय तृतीया और 4:30 बजे का शो, जो वीकली शो होता है आपके लिए कमोडिटी राउंड अप, आज इसी पर है। अब आप जाकर शोरूम से तो खरीद नहीं सकते सोना, आमतौर पर लोग फिजिकल खरीद कर लाना चाहते हैं, अक्षय तृतीया के दिन देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ये सब जमाना चला गया, फिजिकल में इस चक्कर में ना पड़े, डिजिटल शॉपिंग करने। कैसे करनी है डिजिटल शॉपिंग अक्षय तृतीया के दिन सोने की, चांदी की, और क्या क्या विकल्प हैं। कई सारे ज्वेलर्स आपकी ऑनलाइन बुकिंग भी ले रहे हैं। अगर आपको लगता नहीं मुझे तो सोना चाहिए ही चाहिए, फिजिकली चाहिए, तो वो ऑनलाइन बुकिंग भी कर रहे हैं, बाद में आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं। तो ऑनलाइन खरीदारी ज्वेलरी की, सोने की कैसे करनी है आपको, इस पर हमारा ये विशेष शो होगा। साथ ही बताएंगे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ऑप्शंस क्या है। 4:26 पर अक्षय तृतीया पर डिजिटल शॉपिंग, और साथ ही सोमवार से आपके लिए गोल्ड बॉन्ड भी खुल रहे हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उन पर भी काफी कुछ एक्शन रहने वाला है। उस पर भी हम आगे और आपसे विस्तार से करेंगे बातचीत। विस्तार से होगी बातचीत 5 बजे। आपकी खबर आपका फायदा, ये हमारा वो शो है जो आप मिस मत कीजिएगा। और आज की विशेष पेशकश है वैक्सीन को लेकर। मिशन वैक्सीन क्या है सीन, क्योंकि अब देश में जो 18+ के लोग हैं उनके लिए किस तरह से वैक्सीनेशन होगा, इसकी पूरी डिटेल सामने आएगी। अगस्त से दिसंबर के बीच में वैक्सीन के लगातार कई डोज मिलेंगे, कई सारी वैक्सीन इंडिया को मिलेगी। मई से अंत में आना शुरू हो जाएगी।
लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इसमें देर है, कब तक आएगी, कितनी आएगी, कैसे ये वैक्सीन लगेगी, जिनको नहीं मिल पा रहे हैं उनको क्या, जिन्होंने पहला डोज लगा लिया दूसरों का क्या पहले से दूसरे के डोज के बीच में डिस्टेंस रखना ठीक है, यदि हाँ तो कितना। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर आप जानना सुनना चाहते हैं। तो हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर गौतम बंसाली और साथ ही बायो एथिक्स के रिसर्चर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत भान। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वैक्सीन को लेकर आपके जो भी सवाल है, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमें लिख भेजें, हम आपके सवालों को शो में करेंगे शामिल। अब आइए रात 8 बजे का विशेष शो इंडिया 360 डिग्री। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्पुतनिक वैक्सीन, जिसका नाम है स्पुतनिक वी, भारत में आ चुकी है। स्पुतनिक वी के बाद वैक्सीनेशन का बूस्ट कितना होगा, कितना आपको पता ही है। ये डॉक्टर रेड्डीज इस वैक्सीन को हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। अच्छा, इसका एक ही डोज लगाना पड़ता है, 2 डोज नहीं लगाना होगा। कितनी कारगर होगी ये वैक्सीन, इस पर होगा विशेष हमारा ये कवर स्टोरी, जिंदगी की एक और डोज। इस पर मैं बंसल जी से भी राय पूछूंगा कि बंसल जी की क्या पसंद है, 1 डोज वाली या 2 डोज वाली, 2 शॉट वाली या 1 शॉट वाली वैक्सीन। लेकिन इसके अलावा कोरोना की एक तरफ मुश्किल है ही, दूसरी तरफ महंगाई की मार पड़ती हुई दिख रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, 100 के पार निकल चुका है पेट्रोल। इंडिया 360 में हम समझेंगे कि पेट्रोल डीजल पर महंगाई का जो तड़का लगा है ये कितनी बड़ी दिक्कत है और इससे राहत कब और कैसे मिल सकती है। इसके अलावा ढेर सारी और खबरें भी होगी जो आपको पूरे 1 घंटे आपको मिलेगी। बंसल जी, आप क्या कहेंगे, स्पुतनिक या फिर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, 1 शॉट वाली वैक्सीन भी आ रही है अब? नहीं अनिल जी, मुझे तो अनिल जी एक सिंगल शॉट वाली पसंद है, स्पुतनिक की पसंद है। और अनिल जी पसंद है 2 रीजन से। पहला तो अनिल जी पर्सनल है और दूसरा अनिल जी टेक्निकल है। हाँ। अच्छा, तो मुझे टेक्निकल वाले में ज्यादा इंटरेस्ट है कि देखिए वाले में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं। वो बताओ पहले। तो 2 बार अनिल जी पर्सनल तो ये है कि देखिए इंजेक्शन से लगता है डर, मेरे ऐसे बहुत लोग हैं, तो 2 बार अनिल जी सुई लगती है। और टेक्निकल अनिल जी ये है कि 2 बार अनिल जी वहां पे जाना पड़ेगा बाहर वैक्सीनेशन के लिए, हॉस्पिटल या सेंटर पर, तो एक्सपोजर होता है, तो उससे भी आदमी बचता है। तो एक ही बार में मतलब कि मामला दी एंड हो जाता है अनिल जी। अरे बंसल जी, अभी आप इतने बड़े हो गए, अब आप इंजेक्शन से डरेंगे तो छोटे बंसल जी का क्या होगा? तो थोड़ा अब मजबूत हो जाइए। एक बार इस बीच आशु सर कुछ कहना चाहते हैं, एक बार पहले आशु सर जी बोलिए। अनिल जी, मुझे तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये शो करवा दीजिए, क्योंकि अनिल जी वैक्सीनेशन के फर्स्ट और सेकंड में गैप कितना होना चाहिए इस वक्त। तो अनिल जी इसकी वॉलेटिलिटी जो है ना, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल हुई है। ये शुरू हुआ था 4 हफ्ते में, फिर 4 से 6 हफ्ते में, अब वो 12 हफ्ते से 12 से 15। तो अनिल जी ये जो इतनी कन्फ्यूजन है अनिल जी, इसकी वॉलेटिलिटी तो मेरे से समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ इस पर एक शो ज़रूर करवा दीजिए। इसका मतलब ये है कि जब जिसको मिल जाए लगवा लो, वैसा हाल है। आप लाइन में लगे रहो, जब नंबर आए लगा लो। 4 से 8 हफ्ते 12 हफ्ते के बीच में सिंपल है, मतलब 4 के पहले लगाना नहीं, 12 से लेट होना नहीं। मुझे तो यही समझ में आया है। वो वैसा वाला हाल है मार्केट में कि जब एंट्री का मौका मिल जाए कर लो, निपट लो। अच्छा, कुणाल जी कुछ कह रहे जी? कुणाल जी। अनिल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बंसल जी से पूछने का फायदा नहीं है। अनिल जी, बंसल जी ने तो कोविशील्ड की 1 डोज लगा ली है, तो अनिल जी वो तो बंद गए हैं, उनको तो 2 लगवानी ही पड़ेंगी। अनिल जी, मैं अभी फ्री हूँ, तो अनिल जी मुझे गाइड करें कि कौन सी वैक्सीन लगानी है और कब लगानी है। देखो, ये तो भगवान का प्रसाद है, जो पहले मिल जाए वो ले लो। आप तो सिंपल चीज है, कोविन में रजिस्ट्रेशन करवाओ, जब नंबर आए जाके लगवा लो, सिंपल चीज है। क्योंकि अभी तो देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल तो अभी लगा नहीं रहे, अब वो टेंडर निकाल रहे हैं, कब वैक्सीन आएगी, कब मिलेगी, कब डिस्ट्रीब्यूट होगी। उससे पहले कोविन में नंबर आया, सब एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, प्रसाद है ना, आपके पेड़े का चढ़े या फिर मलाई केक का चढ़े या फिर लड्डू का चढ़े, प्रसाद तो प्रसाद ही है। तो ले लो, भगवान का प्रसाद समझ के। वैक्सीन में मीन मैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 19 थोड़ा 20 बराबर है। मेरे ख्याल से तो वो ज्यादा ठीक है। क्या कहेंगे किरण जी, ठीक है ना, जो मिले वो लगवा लें? बिल्कुल अनिल जी, लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगवाना है, ये तय कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके वो लगवाना चाहिए।
बस बिल्कुल, हिमांशु जी की राय भी ले ली जाए। हिमांशु जी बोलिए सर। अनिल जी, मैं कुणाल जी को कहना चाहता था कि मैं और आप कुणाल जी, हम तो कतार में बहुत पीछे हैं, क्योंकि लेटेस्ट रिकमेंडेशंस के हिसाब से तो अब शायद मुझे लगता है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव थे उनको शायद 6 महीने की वेटिंग करनी पड़ेगी अभी, तो आराम से अपने नंबर का वेट किया जा सकता है। करेक्ट। अभी वो हाँ, अभी ये नई रिसर्च जो अभी आई वो बोल रहे कि जिन लोगों को कोविड हो गया और कोविड से वो रिकवर हो चुके हैं वो 6 महीने इंतजार करें, उसके बाद लगाएं। अब पता नहीं, अलग अलग रूल्स रोज नए नए आ रहे हैं, तो देखते हैं कब क्या होता है। लेकिन हाँ, जिनके पहला डोज लग गया वो दूसरा डोज समय से लगवा लें, सोच समझ कर, जैसा भी हो उस हिसाब से लगाकर अपना काम कंप्लीट रखें, पेंडिंग ना रखें। बस ये कि जो मिले वो वैक्सीन लगाकर एक बार काम को कंप्लीट करें ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन मिलेगी। अब ग्लोबल टेंडर्स भी फ्लोट हो रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन स्पुतनिक भी अगले हफ्ते आने की तैयारी में। फिर देखते हैं मॉडर्ना, फाइजर, सबकी वैक्सीनें कौन कौन सी कब कब मिलती है, ये देखने वाली बात हुई। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। आशु सर, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और किरण जी और साथी जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। एक दिन की छुट्टी के बाद फिर से 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन रहना तो घर में ही है, बाहर निकलना नहीं है, नियमों का पालन करना है, स्टे होम, स्टे सेफ। बस एंजॉय कोविड के टाइम पे इसी तरह से आप कर सकते हैं विद इन द फैमिली, घर के बाहर निकले नहीं, बिना काम, और काम हो तो भी कम से कम। विदा लेंगे आप सभी से, मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ जी न्यूज़ पर। नमस्कार।